saints, 5 natures, 4 sides of weather, 3 tricolors of nation, 2 sides of balance sheet, 1 sun, 1 moon, one and only CA Dr. Girish Ahuja sir. So please. Chairman of this technical session and of course the past chairman of the Indore branch, Mr. Kirti Shah, sitting in front of me from the Central Council member from Indore only, Kamisha ji, and of course Pramod Jain ji, other dignitaries sitting in front of me. दो बातें करना चाहता हूँ मैं ये कि आजकल मुझे जरा घबराहट होती है ट्राइब्यूनल की जजमेंट को मानने के लिए। मैं हाई कोर्ट की मानता हूँ, ट्राइब्यूनल की मैं नहीं मानता। रीजन आपको पता है क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं प्रमोद जी को कहूँगा थोड़ी सी ट्राइब्यूनल की जजमेंट ना लाकर हाई कोर्ट की ज़्यादा लाएं तो ज़रा अच्छा लगेगा। मुझे डर लगता है डिस्प्यूट ज़्यादा है उसमें, and one tribunal, another tribunal giving a different judgment these days. So that's why I'm saying, because ये problem आती है सर। बहुत अच्छा मैंने देखा है, really liked it, और मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो नाश्ता अंदर ले आया इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। चलिए सर, thank you. Well friend, I'm going to, पता नहीं मैंने कहा था, मुझे कहा कि मैंने ये टॉपिक किया नहीं पहले, मेरे ख्याल तो मैंने किया था। मैंने अभी भी कहा था कि अगर आप चाहें तो टॉपिक बदल सकते हैं, मैं कोई दूसरा टॉपिक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं तो फिर भी ये करता। सर देखिए, वी हैव हिंदू लॉ वी हैव इन दिस कंट्री, बट दिस हिंदू लॉ इज नॉट ए कोडिफाइड लॉ। हिंदू लॉ कोडिफाइड नहीं है, कन्वेंशन से चल रहा है। मुस्लिम लॉ इज ऑल्सो नॉट ए कोडिफाइड, बट फॉर हिंदू देयर आर 2 laws which are codified for succession. और जो क्वेश्चन है सर पूछते जाना। वन इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द अनदर इज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ये 2 कोडिफाइड लॉ है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। फॉर मुस्लिम देयर इज नो कोडिफाइड लॉ, उनका अपना शरीयत लॉ है, सेपरेट फॉर सुन्नीस एंड सेपरेट फॉर शिया, ये उनका लॉ है। For Parsis, Jews, Christians and others, there is only one codified law. We call it as Indian Succession Act 1925. उनके लिए एक ही है। Hindu include of course Sikhs, Jains, Buddhists, they're all part of Hindus. Now there can be 2 types of a death, you know. One is called intestate death. Intestate death means without writing a will. मैंने कोई विल नहीं लिखी इसलिए इंटेस्टेट डेथ। इसमें लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इंटेस्टेट डेथ। एक है आई हैव रिटन ए विल, स्टेट डेथ किसे बोलते हैं। देन इट इज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ये भी हो सकता है कुछ आइटम के लिए मैं विल लिख दूं, कुछ स्टेट के लिए मैं विल नहीं लिखूं, तो दोनों एक्ट लगेंगे। इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 भी लगेगा और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 भी लगेगा। दोनों लग सकते हैं, दोनों कोडिफाइड लॉ है। मैं आपको लेके जा रहा हूं सेक्शन 8 टू सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। जरा ध्यान से सुनना क्या कहता है। इसमें कई प्रॉब्लमें आएंगी कि आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, उसने ये जजमेंट दी। अरे कई जजमेंट 1956 के पहले की है और कई जजमेंट हिंदू लॉ के ऊपर है, ना कि हिंदू सेक्शन एक्ट की है। तो इसलिए जरा ध्यान रखिए। कहता है मेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट, लेट्स से मेरी डेथ हो जाती है और मैंने कोई विल नहीं लिखी, आई डाई इंटेस्टेट, my property will go to my legal heir of class 1. Legal heir of the class 1. And please note, in their individual capacity, please note the word in their individual capacity, and it has to be distributed in equal ratio. दो पॉइंट है। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे क्लास 1 को जाएगी और वो HUF में नहीं जाएगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएगी हर एक की, एंड इक्वल रेशियो में जाएगी। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्लास 1 का कोई भी नहीं है तो इवन 1, अगर क्लास 1 के 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3। क्लास 1 में 4 है, 1/4, 1/4, 1/4, 2 है 50-50, और
एक है तो 100%, लेकिन अगर एक भी नहीं है तो क्या होगा? क्लास 2 में जाएगी। क्लास 2 में भी स्टेप, क्लास 2 का भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स को जाएगी। एग्नेट्स इज फादर रिलेशन। और अगर वो भी नहीं है तो कॉग्नेट्स को जाएगी, मदर रिलेशन। अगर वो भी नहीं है तो मैं कहता फिर दुनिया में आया क्या है? तेरा है, फिर तेरा कुछ है ही नहीं। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, गवर्नमेंट की चुनाव, ये सिस्टम है हमारे। तो ये सो अगर मेरी डेथ हुई तो क्लास 1 के कौन है वो देखिए कौन। मेरे मरने के बाद अगर मैंने विल नहीं लिखी है तो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी नंबर 1 मेरी वाइफ को, नंबर 2 माई सन्स, नंबर 3 माई डॉटर्स, माई चिल्ड्रन। 3 तो ये हो गए, वाइफ, सन, डॉटर। एक और भी है, मदर वेदर डिपेंडेंट और नॉट। मां को भी जाएगी, चाहे मां डिपेंडेंट है या नहीं है। फादर को नहीं जाएगी। क्लास 1 में फादर नहीं आता, क्लास में मदर आती है, चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है। आती तभी है व्हेन शी इज अलाइव। अगर वो अलाइव नहीं है तो उसको कुछ नहीं, फिर तो उसका कोई शेयर नहीं बनता है। मेरे मरने से पहले अगर मेरी मदर की डेथ हो चुकी है तो मेरी मदर को कुछ नहीं, तो है ही नहीं, शी इज नॉट देयर, तो नहीं मिलेगा। अब बट हैड शी बीन अलाइव तो शी वुड हैव गॉट इक्वल शेयर। जितना बीवी को मिला उतना मां को भी मिलता और उतना बच्चों को भी मिलता। ये ट्रू लेसन मैं बता रहा हूं। सपोज उसकी वाइफ है लेकिन वाइफ प्री डिजीज हो गई, वाइफ की डेथ पहले हो गई, तो क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? वाइफ का शेयर भी नहीं मिलेगा किसी को। अगर है शी विल गेट इट, नहीं है तो शी विल नॉट गेट इट। ये दूसरा पॉइंट है। मां को मिलता है अगर मां है, बीवी को मिलता है अगर बीवी जिंदा है, अगर जिंदा नहीं है तो बीवी को भी नहीं मिलेगा। बच्चों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, यस बच्चों को मिलेगा इक्वल रेशियो। सन, डॉटर, वेदर अडॉप्टेड और नेचुरल। अडॉप्टेड मीन्स अंदर हिंदू अडॉप्शन है, इसमें आया हुआ है। वेदर मेल और फीमेल, वेदर माइनर मेल, वेदर मैरिड और अनमैरिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और भी है, वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। बच्चे कभी इलेजिटिमेट नहीं होते, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स से इलेजिटिमेट होता है, बच्चे कभी इलेजिटिमेट नहीं होते। हमारी कंट्री में तो रिवाज है, बाप कोर्ट में पैदा होता है और बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं। बताइए कौन सा का बाप कोर्ट में पैदा हुआ था? तो बाप कोर्ट में पैदा हो सकता है, मैं पहले बता दूं। तो पूछ रहे आपस में कौन था? सर डीएनए हो सकता है, और आप भी ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं कहा, आप तो मर्जी सोचो, मैंने कुछ नहीं। So relationship of parent may be illegitimate, but child is never illegitimate. Child gets the share. ये मैंने आपको बता दिया। इक्वल रेशियो में मिलेगा। आप देखिए, बेटा था, अनफॉर्चुनेटली प्री डिसीज्ड हो गया, अनफॉर्चुनेटली प्री डिसीज्ड हो गया। अब क्या? वेट, क्या वो बेटा मैरिड था या अनमैरिड था? अनमैरिड था कुछ नहीं। अगर वो मैरिड था तो what would have been his share had he been alive? That share will go to his legal heir, that is legal heir is his wife and children. Widow and children of the pre-deceased son. Are you noticing the point? Widow and children of the pre-deceased son. अगर वो मैरिड था, अगर मैरिड ही नहीं था तो फिर कुछ नहीं, बट मैरिड था तो widow and children of the pre-deceased son. And if the daughter pre-diseases और मैरिड अनमैरिड थी तो कुछ नहीं, मैरिड थी डॉटर और प्री-डिजीज हो गई, उसका जो शेयर है उसके चिल्ड्रन को जाएगा। प्लीज नोट द वर्ड, चिल्ड्रन को जाएगा, चिल्ड्रन को, हस्बैंड को नहीं, चिल्ड्रन को जाएगा, उसके चिल्ड्रन को जाएगा। प्री-डिजीज डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ द प्री-डिजीज डॉटर।
आप आराम करिए, अभी थोड़ी देर रुकिए सर, अभी तो शुरू हुआ है सर, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अब बहुत अनफॉर्चुनेट ले जा रहा हूं, प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज सन, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भाई बेटा भी मर गया बेचारे का, उसका बेटा भी मर गया और वो शादीशुदा था, तो जो शेयर उसका बनता था उसके लीगल ईयर, दैट इज उसकी वाइफ और चिल्ड्रन। प्री डिजीज डॉटर, प्री डिजीज डॉटर तो मैंने बता दिया, तो ये है सर फर्स्ट कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में ये है। इसमें से अगर सारे जिंदा है, मदर है, वाइफ है, 2 बच्चे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, मदर नहीं है 1/3, 1/3, 1/3, मदर वाइफ भी नहीं है हाफ, अगर कोई भी नहीं है तो हम सेकंड कैटेगरी में जाएंगे। पहली कैटेगरी में नहीं, अगर एक भी है तो 100% शेयर उसको मिलता है, 100%। ये पहला पॉइंट है, 100% मिलेगा। अब पहले कैटेगरी में कोई नहीं है तो सेकंड क्लास में कौन आएगा? इसमें भी ब्रैकेट है। नंबर 1, 100% फादर को चला जाएगा। किसको जाएगा? फादर को जाएगा 100%। इसके साथ कोई ब्रैकेट में नहीं है, वहां तो ब्रैकेट थी वाइफ, मदर, चिल्ड्रन, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं, 100% फादर को जाएगा। लेकिन फादर का नंबर तभी आएगा जब पहली कैटेगरी का कोई, लेट अस से सन था, अनमैरिड था और उसकी डेथ हो गई और उसकी प्रॉपर्टी है और उससे इंटेस्टेड डेथ हो गई, तो किसको जाएगा? सन था, अनमैरिड था, डेथ हो गई, किसको जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी मदर, अगर मदर है, नहीं है तो सीधा। और ये क्लियर में मैंने मैरिड और अनमैरिड दोनों कर दिया, क्योंकि बेटा अगर अनमैरिड है तो किसको जाएगा? अगर मदर अलाइव है तो 100% मदर को चला जाएगा, मदर अलाइव नहीं है तो 100% फादर को जाएगा। आगे चलो सर, अब फादर भी नहीं है, पहले देखा था 4 कड़ी, अब फादर भी नहीं है। सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन, सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन, sons, daughter, children and brothers and sisters, ये एक ही कैटेगरी में आएंगे। सन्स फादर नहीं है, सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन, और दूसरा उसके साथ कौन आ रहा है? ब्रदर, सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अगर एक ब्रदर, एक सिस्टर और सन, डॉटर, चिल्ड्रन एक है, चिल्ड्रन एक ही है तो 1/3, 1/3, चिल्ड्रन 2 है और ये ब्रदर एक है, सिस्टर एक है, 1/4, 1/4, 1/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन के साथ ब्रैकेट में आ रहा है ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर। ये भी नहीं, ये है ही नहीं। डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स, चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स समझते हैं? भाई और बहन के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स, ये भी नहीं है। फादर्स फादर, फादर का, ये भी नहीं है। स्टेप मदर, स्टेप विडो ऑफ द फादर, स्टेप वाली, एंड ब्रदर्स विडो, ये भी नहीं है। सर यार पूछते रहने तो, चलो नहीं, ये भी नहीं है। फादर सिबलिंग्स, ये भी नहीं है। मदर पेरेंट्स, ये भी नहीं है। मदर्स सिबलिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 1 मिनट जरा समझ लीजिए क्या है। पहली कैटेगरी बड़ी सिंपल है, वाइफ, सन, डॉटर। अगर सन मैरिड है और प्री डिजीज हो गया तो उसकी वाइफ, उसके सन की वाइफ और बच्चे। प्री डिजीज सन है, प्री डिजीज सन, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी में। अगर अनमैरिड सन है, मैंने सन अनमैरिड है तो पहले मदर को जाएगा, मदर नहीं है तो फादर को जाएगा। आइए 2 कैटेगरी में बोला, पहला नंबर फादर 100%, दूसरा बोला सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन, हिज ब्रदर
his sister, equal ratio. वो नहीं है तो daughters, grandchildren, वो नहीं है, ये सब नहीं है तो बोल रहा हूँ, sibling, children of the siblings, वो नहीं है तो father's father, वो नहीं है तो मैंने बोला widow, stepmother और brother's widow, वो भी नहीं है, so father's sibling, वो भी नहीं है, mother parents, वो भी नहीं है, mother siblings. Sibling का मतलब आप समझते ही हैं. सब आएगा अभी देखते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए. अभी एक और आ गया, इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन चैरिटेबल टैक्सेशन फॉर 15-20 मिनट्स. मैं तो थ्रो कर दूंगा, फिर कितना समझ में आएगा 15 मिनट. दो ही टॉपिक है इनकम टैक्स में जो किसी को कुछ नहीं आते, मुझे भी नहीं आते. एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट. किसी को कुछ नहीं आता, हमें तो फिर भी कुछ आता है, उनको तो फिर भी उनको कुछ भी नहीं आता. हम जो बोलते हैं वही मान जाते हैं. मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं 100% मानिए मत, हो सकता है मैं भी गलत हूं. बहस कीजिए मेरे से. आई वुड लाइक टू हैव द डिस्कशन ऑफ दैट, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है सर. मैं आगे आ गया, ठीक है सर, ये हो गया. अब आगे एग्रेड कोग्रेड को जाने की जरूरत नहीं है. ये मेरी प्रॉपर्टी, मैं मरा तो ये होगा. अगर एक फीमेल की डेथ हो तो क्या होगा? इफ ए फीमेल डाइज इंटेस्टेट, हर प्रॉपर्टी, पहले उसको एब्सोल्यूट राइट नहीं था, लेकिन अब उसके पास पूरा 1956 के बाद पूरा एब्सोल्यूट राइट है. शी कैन डू whatever she wants to do about her property. चाहे वो इनहेरिटेंस में उसको मिली, चाहे उसको गिफ्ट में मिली, चाहे कहीं से भी मिली, वो उसकी अब एब्सोल्यूट पावर है, पहले नहीं होती. If she dies intestate, उसकी डेथ हो गई विदाउट राइटिंग ए विल, her estate will go to her legal heir of first class. उसके अंदर आता है children and husband, children and husband, equal ratio, children and husband आएगा. वहां आ रहा था children, wife and mother. यहाँ क्या आ रहा है? children and husband, children and husband. mother in law नहीं, दूर दूर तक mother in law नहीं, mother तो वैसे ही नहीं है. children and husband. wait, अगर वाइफ नहीं है, सॉरी हस्बैंड नहीं है तो नहीं मिलेगा, है तो हस्बैंड को मिलेगा. अगर प्री डिसीज सन हो गया तो लीगल एयर ऑफ द प्री डिसीज सन, उसकी वाइफ, उसके बच्चे. प्री डिसीज डॉटर हो गई तो लीगल एयर में वहां हस्बैंड नहीं आता, वाइफ डॉटर का हस्बैंड नहीं आता. कौन आएगा? उसके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे आएंगे. ये करते हैं. अगर वो नहीं है तो सेकंड कैटेगरी में पता कौन आता है? लीगल एयर ऑफ द हस्बैंड. सेकंड कैटेगरी में कौन आएगा? फर्स्ट कैटेगरी में कौन बोला? उसका हस्बैंड, उसके बच्चे. लेकिन अगर वो नहीं है, तीनों नहीं है, तो कौन आएगा? लीगल एयर ऑफ द हस्बैंड. हस्बैंड के लीगल एयर. और हस्बैंड के लीगल एयर कौन होंगे? बच्चे तो उसके अपने ही है. मदर, उसकी मदर. फिर उसके बाद उसके जो रिलेशनशिप में चलेगा, जैसे वो उसकी डेथ हुई है ऐसे चलेगा. वो भी नहीं है तो पेरेंट्स, उसके अपने पेरेंट्स में जाएगा. पेरेंट्स नहीं है तो सिबलिंग्स में जाएगा, सिबलिंग्स में जाएगा. लेकिन एक चीज सुन लीजिए, अगर एक लेडी ने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर करी है बाय विल फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्या करी है? बाय विल फ्रॉम हर पेरेंट्स, और उसकी डेथ हो जाती है और उसके बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा. अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को भी मिलेगा और हस्बैंड को भी मिलेगा. लेकिन उसके बच्चे नहीं है तो हस्बैंड को नहीं मिलेगा, वापस पेरेंट्स के पास जाएगी या उसके लीगल एयर के पास जाएगी. मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा है? इफ ए लेडी हैज अक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल फ्रॉम हर पेरेंट्स, बाय वे ऑफ ए विल, अपनी नहीं, उसको विल से मिली थी. कहां से? पेरेंट्स. अगर उसका हस्बैंड और बच्चे जिंदा हैं तो बराबर बढ़ जाएगा. अगर उसका चिल्ड्रन नहीं है,
हस्बैंड है, हस्बैंड को नहीं मिलेगी ना वापस। है जी क्या चीज? दत्तक पुत्र जब चिल्ड्रन ही होते हैं सर, मैंने तो इलेजिटिमेट को भी क्या कह दिया, आप उसको चिल्ड्रन को छोड़ दीजिए। चिल्ड्रन दत्तक का मतलब वही हुआ ना अडॉप्टेड। अडॉप्टेड तो लीगल अडॉप्शन है तो अलाउड है, वो तो चाइल्ड है। लीगल अडॉप्शन तो चाइल्ड हो जाता है। जब भी अडॉप्शन होता है दोनों की मर्जी से होता है, सिर्फ बाप की मर्जी से थोड़ी होता है, दोनों की मर्जी से अडॉप्ट होता है, तो दोनों के साइन होते हैं। लीगल अडॉप्शन है तो अलाउड है। पर लीगल अडॉप्शन होता है कितने साल का है? 15 साल से ऊपर तो आप अडॉप्शन कर ही नहीं सकते, यू कांट अडॉप्ट। और एक और भी रूल है, अगर आपके पास बेटा है तो आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते, सिर्फ बेटी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपकी बेटी है तो आप बेटा अडॉप्ट, ऑपोजिट सेक्स को अडॉप्ट कर सकते हो। ये भी रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर ही नहीं सकते। अडॉप्शन में भी लॉ है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, वो मैं नहीं कर रहा। वापस अगर फीमेल को कोई प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड ने दी थी एज इनहेरिटेंस में, या अपने फादर इन लॉ से भी दी थी, और उसके अगर बच्चे नहीं है तो उस केस में वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड को जाएगी, क्योंकि जो उनके यहां से मिली थी वो उसके हस्बैंड को जाएगी। बच्चे हैं तो वही हस्बैंड एंड चिल्ड्रन इक्वल। क्लियर हो गया सर? सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनना सर, क्योंकि मुझे ये भी देखना है। एक वो आ गया विल तो मैं किसी को भी कर सकता हूं, कभी भी अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी विल कर सकता हूं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई कैन विल माई प्रॉपर्टी टू एनीवन आई लाइक, प्रोवाइडेड आई वॉज ऑफ साउंड माइंड एंड आई वॉज अबव 18 years old। मैं अपनी प्रॉपर्टी का विल कर सकता हूं, और विल कोई लीगल कुछ भी नहीं है, एक पीस ऑफ पेपर पे भी हो सकता है। विल में दो ही चीजें रिक्वायर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिग्नेचर ऑफ द जो पार्टी ने विल की, टेस्टेटर की, और दो विटनेस और एक सिग्नेचर बहुत जरूरी है। विल कैन बी ऑन ए सिंपल पीस ऑफ पेपर, विल कैन बी ऑन ए स्टैम्प पेपर और ऑन ए सिंपल पीस ऑफ पेपर। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई सी भी लिख सकते हैं। विल कैन बी इन एनी लैंग्वेज, अपनी हिंदी में इंग्लिश में भी हो सकती है। विल कैन बी रजिस्टर्ड और विल में भी नॉट बी रजिस्टर्ड। विल कभी भी इररिवोकेबल नहीं होती। विल इज नेवर इररिवोकेबल, मीनिंग thereby I can change my will anytime I want. Before my death मैं अपनी विल को जब चाहे बदल सकता हूं, और हमेशा लिखूंगा, पहली विल में नहीं, हमेशा लिखूंगा दिस इज माई लास्ट विल, और एनी अदर विल विच आई हैव रिटन इन द पास्ट आर नॉट वैलिड। पहली में तो नहीं लिख सकता एनी अदर विल विच आई हैव रिटन इन द पास्ट, पहली में तो यही लिखूंगा दिस इज माई लास्ट विल। पर हर बार मैं चेंज कर सकता हूं, मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं। मेरी पहली विल रजिस्टर्ड है, दूसरी विल में अनरजिस्टर्ड भी कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन डिस्प्यूट होने के, एक चीज बता दूं, वेयरएवर देयर इज अ विल, लोग कहते हैं देयर इज अ वे, मैं कहता देयर इज अ डिस्प्यूट। जहां विल होगा डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपने बराबर नहीं बांटा तो कोई खड़ा होकर कह देगा मेरा बाप पागल था, मेरा बाप ने ये किया, क्वेश्चन में आ गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ गया, ये कर दिया, मेरे बड़े भाई ने उसको घर रखा हुआ था इसलिए कर दिया, या फिर वो एमसी नहीं लगाई थी। याद आया? याद आ गया? एमसी लगाना जरूरी है, पहले बता दूं। समझ आ गया सर? वही तो क्वेश्चन था, वही तो अनड्यू इन्फ्लुएंस था। बात को समझ लीजिए। विल बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदे भी है, लेकिन नुकसान यही है कि जब हम उसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भाई बहनों जो भी होता है वहाँ डिस्प्यूट होना हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ये पड़ती है कि यार नहीं मेरा था, मेरे बाप को इसको क्यों दिया, ये किया। और बाप की आदत होता है जो बच्चा उसका अच्छा होगा वो उसी को प्यार करता है, और माँ की आदत वो है जो बेटा कमजोर होगा माँ उसी को याद करती है। ये देख लेना, बाप कहता है यार ये बेकार है, छोड़ो ना, ये मेरा नाम करता है, इसका याद करें। ये बाप की आदत है। और माँ की आदत उल्टी है, पैसे वाले से पैसे लेके उस गरीब बच्चे को देगी और गाली भी देगी उसको पैसे जिससे लेके आती है। माँ की आदत है, कोई बुरी बात नहीं है, माँ तो माँ ही है। मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बिल के बारे में फिर बोलूंगा टाइम के हिसाब से। अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी एचयूएफ नहीं बनेगी,
नो, मैं HUF नहीं बना सकता। मेरे बच्चे ये नहीं कह सकते ये बाप और फादर की डेथ हुई, ये मेरी HUF है। हालांकि सबने बना रखी है पुराने जमाने में, मरता तो बाप तो HUF बन जाते। सब गलत है। 1956 के बाद तो बिल्कुल ही गलत है। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे लीगल एयर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती है, पार्टनरशिप वो HUF में जाती ही नहीं है। HUF बन ही नहीं सकती। दो ही तरीके HUF बनाने के, एक बाई विल में रिसाइटल होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिसाइटल इन द विल दैट आफ्टर माय डेथ such and such property will go to the HUF of my such and such son. HUF my such and such son, ये लिखना पड़ेगा। अगर रिसाइटल नहीं है तो वो नहीं जाएगी, उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लगेगा। अगर विल भी करी है तो विल में मेंशन करना पड़ेगा, बेटे को दी तो वो HUF में नहीं जा रही, आपको लिखना पड़ेगा that this will go to HUF of my such and such son. डॉटर की HUF में होती, सन की HUF होती है, मेरे इस बच्चे की HUF में जाएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे, और बिल जरूरी नहीं है फादर करे, आपको तो HUF की बिल तो कहीं से भी आ सकती है, कोई भी बिल कर सकता है। मैं किसी की HUF को बिल कर सकता हूं, कोई मना थोड़ी। आई कैन विल दी प्रॉपर्टी और माई प्रॉपर्टी टू HUF एनीबडी, बट फादर भी करे, फादर करे, मदर करे, मदर करे, एनीबडी कैन मेक इट। तो विल जो होती है वो टैक्सेबल होती नहीं, 56(2)(10) लगता नहीं विल में। तो विल कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप HUF बना रहे हैं तो फादर की विल से बनाएं, आप किसी की विल से बना सकते हैं, ये तो कोई मना नहीं है। और दूसरा तरीका HUF बनाने का है, HUF तो बन जाते हैं, 2,51,000 रुपए का गिफ्ट लीजिए, रिटर्न भर दीजिए, 52 रुपए टैक्स दे दीजिए, और गवर्नमेंट भी खुश और आप भी खुश। 2,51,000। मैंने क्यों बोला कि 2,50,000 तक रिटर्न नहीं भरनी, 2,51,000 कर दिया। आप तो 4,01,000 भी कर सकते हैं। वो क्या है, 1.5 लाख रुपए फिर लाइफ इंश्योरेंस में जमा करा देना, या उसकी FDR बनवा देना। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन गिफ्ट लेकर आप HUF बना सकते हैं, किसी से भी गिफ्ट लीजिए, मेंबर से गिफ्ट मत लेना। अगर मेंबर से गिफ्ट लिया तो क्लबिंग हो जाएगी सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में। तो मेंबर से गिफ्ट नहीं लेनी, किसी से भी गिफ्ट ले और HUF बना। HUF बनाई नहीं जाती, HUF तो ऑलरेडी होती है, लेकिन हिंदू लॉ में और इनकम टैक्स में थोड़ा सा हिंदू लॉ कहता है कि HUF का एक भी को पार्सल हो सकता है। इनकम टैक्स कहता है नई HUF बनानी है तो कम से कम 2 को पार्सल होने जरूरी है, 2 आदमी 2 को पार्सल होने जरूरी है अगर नई HUF बनानी है। और HUF ऐसे नहीं बनती, हिंदू लॉ में ऐसे बन जाती है, इनकम टैक्स में ऐसे बनती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट फैमिली, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरी हिंदू वो ज्वाइंट फैमिली तो बन गई, लेकिन इनकम टैक्स कहता है वाइफ को पार्सलर नहीं है। वाइफ इज नॉट ए को पार्सलर, वाइफ इज ओनली ए मेंबर ऑफ द HUF। तो को पार्सल कौन होगा? यू नीड टू हैव ए चाइल्ड, सन नहीं। ये पुराने जमाने की बातें छोड़ दीजिए, अभी भी मोह नहीं गया है। सन नहीं जरूरी है, चाइल्ड होना जरूरी है। The day you have a child, you can form an HUF in income tax. जिस दिन आपका बच्चा हुआ 2 को पार्सल हो गए, चाहे सन हो या डॉटर। 56 से पहले की बात, 2005 से पहले की बात अलग है। 2005 से पहले डॉटर को पार्सल नहीं होती थी, इसलिए सन होना जरूरी था। 2005 के बाद अब तो 14 साल हो गए। अब अगर कोई भी बेटी पैदा होती है वो मेंबर है और वो को पार्सनर है फादर की HUF की। She is a co। जिस दिन आपका चाइल्ड हुआ HUF आपकी तैयार है, सिर्फ कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस का मतलब पैसा चाहिए, और उसके लिए 2,51,000 की गिफ्ट ले लीजिए, आपका कॉर्पस आ गया, HUF तैयार है। लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। गिफ्ट तो जेन्युइन होती नहीं है, कोई किसी को गिफ्ट देता नहीं है। हमारे यहाँ गिफ्ट दी नहीं जाती, ली जाती है। कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता।
जेन्युइन नहीं हो गई तो सेक्शन 68 या 69 लग जाएगा और उस पर आपको 78% का टैक्स देना पड़ेगा। 78 भी नहीं, 84%, क्योंकि आप वो इनकम भी नहीं दिखाएंगे और 84%। अगर इनकम दिखाएंगे तो 78% लगेगा। 115 PBT। मैं एक चीज और बता दूं, जो मान गए वो पुराना केस पता है, अभी प्रमोद जी मान के गए, सर्वे के बाद वो बिजनेस इनकम नहीं मानी जाती। वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए। आप जो सरेंडर करते हैं वो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। अब तो 115 BBE लगता है। 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D is not treated as business income now. No deduction, no allowance, no expense, no set-off is allowed under section 115 BBE on account of that income. और वो income separately दिखाई जाती है under their other sources. आपके पास अपना फॉर्म देखिए, फॉर्म में लिखना पड़ता है ये वो वाली इनकम। सो ये बिजनेस इनकम अब हो ही नहीं सकती। पुराने जमाने में ये बिजनेस इनकम ही होती थी और अब 30% टैक्स देते थे। 78 किसी का भी सर्वे हुआ 78% टैक्स देना पड़ेगा उसको, ये बता दूं मैं। गलत कहेगा ये वो कह देता है 30% लगाएंगे ये बिजनेस इनकम है। वो जमाने चले गए बिजनेस इनकम में, अब नहीं है। 68, 69, 69A, B, C, D, they are no business income. They are only income from other sources, separately shown and separately taxed under 115 BBE. BBE में 78% टैक्स है, आपको पता ही है। 60% plus 25% सरचार्ज, 75 into 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 78% लगेगा। गलत कह रहा है जो कह रहा है 30 लगेगा। अगर आप पूछे मेरे से डिस्कस करिए कौन कह रहा है। कुछ भी करिए, इसका मतलब अनडिस्क्लोज्ड है ना। डिस्क्लोज किया तो अनडिस्क्लोज ही थी ना। आप खुद ही कह रहे हैं डिस्क्लोज किया है। एक ही बात है सर। बिजनेस सर थोड़ा सा एक काम मैं बोलूं, मैं भी बहुत पुराना आदमी हूं, आपसे तो बहुत ही ज्यादा पुराना हूं। पुरानी चीजें भूलता नहीं, लेकिन एक मुझको इनकम टैक्स याद रहता है क्योंकि मुझे रोज लिखना पड़ता है। नहीं तो मैं भी वैसे ही, वो कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हमें आता हो तो बताऊं कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो बता रहे हैं ऑडिट स्टैंडर्ड्स आते हैं। जो नए बच्चे उनको आते हैं। मेरे भी दफ्तर में मैं उनको कहता देख लो यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें ठीक है ना, मुझे आता ही नहीं तो मैं बोलूँ क्या, मुझे नहीं आता सर, मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं। अभी इस उम्र में क्या तुम मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाओगे? मैं नहीं पढ़ सकता। कंपनी लॉ में अभी भी मुसीबत पड़ती है कि सेक्शन 25 कंपनी है कि सेक्शन 8 कंपनी है, याद नहीं रहता है हमेशा, क्योंकि पुराने जमाने का लॉ पढ़ा हुआ है। इतनी चीजें, डील रन करना मुश्किल है, रन करना आसान है। वो पुरानी चीजें भूलती नहीं, वही याद आती है। आपको भी तो वही याद आ रहा है कि बिजनेस इनकम भूलती नहीं था, यही तरीका था। और हम हमेशा कहते थे करंट ईयर में डिक्लेयर कर दो, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, 30%। यही तो कहते थे हम, कोई पेनल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, 30%। लेकिन वो जमाने चले गए सर। जब से 115 BBE आया जमाना चला गया। उन्होंने लिख दिया ये बिजनेस इनकम होगी ही नहीं। जी 2016 से पहले का हुआ तो ठीक है, तब तो था। सर आपको पता है वो लागू कब से हो गया था? 1 अप्रैल से। आपको यही तो गड़बड़ हुई। डीमोनेटाइजेशन से पहले जिन्होंने सर्च भी सरेंडर किया वो भी मर गए। वो 107% टैक्स देते। कोई रेमेडी नहीं है सर। मोदी जी से डर के रहो। मैं तो इतना डर गया, देखिए मैं पहनते ही मोदी जैकेट हूं और मैं पहनते ही ये कंप्यूटर का जमाना है सर। मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर उसका देखा नहीं है, मैंने तो क्योंकि लॉ में लिख रहा था तो हमें तो सब कुछ दिखाया गया। जो उनके पास डेटा है आप सोच नहीं सकते। मेरे को दिखाया गया मेरा नाम, मैंने दिया, तेरा पैन नंबर दो, मैंने पैन नंबर दे दिया, मेरी सारी डिटेल आ गई। ठीक है, वो तो होनी थी।
आपने पिछले 15 सालों में कितनी रिटर्नें भरी हैं, क्या उसका प्रोसेस हुआ, क्या 143 हुआ, 148 हुआ, रिफंड हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ, वो पूरी डिटेल वहां थी। मैं तो कोई बात नहीं, तो होगी उनके पास ही है। नेक्स्ट खोला गया, मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं इंडिया में सबके सबकी डिटेल वहां थी और बैलेंस ऑन 31 मार्च भी था। सारे बैंक अकाउंट को मुझे डिटेल देनी पड़ती है, अगर आपने नहीं दी है तो लिंक कर रखा है पैन नंबर से, सबकी बैंक अकाउंट की डिटेल विद मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च। नेक्स्ट दिखाएगा मेरे पास कितनी एफडीआर से कितने बैंकों में है, क्या क्या है, सारी डिटेल उनके पास थी, पूरी एफडीआर में डिटेल पकड़ा दी मुझे। नेक्स्ट दिखाएगा मेरे पास कितने शेयर्स हैं, पूरी डिटेल। सिर्फ वो वाले नहीं थे जो मेरे अभी फिजिकल वाले, क्योंकि अभी तक वो डीमैट नहीं हुए, लेकिन कंप्लीट डिटेल ऑल शेयर्स हेल्ड बाय मी, एनएसडीएल से ले रखी इधर से पूरी डिटेल थी एक एक। अगला दिखाएगा मेरे कितने म्यूचुअल फंड है, वो भी वहां पर डिटेल थी। एक म्यूचुअल फंड ऐसा निकला जिसमें 2 लाख रुपए थे, मुझे भी नहीं पता था। तो आपको कैसे नहीं पता? मैंने जी 20 साल पहले खोला था वो उसको ग्रोथ स्कीम में, और उस वक्त मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। मेरा खुशी हुई, अगले दिन मैंने ठीक भी करा लिया, लेकिन पूरी म्यूचुअल फंड की डिटेल। नेक्स्ट मैंने कहा दिखाइए, कहते आपको दिखाएंगे। अब कितनी बार अब्रॉड गए पिछले 10 सालों में, उनके पास पूरी डिटेल थी, किस एयरपोर्ट से गए और किस एयरपोर्ट पे वापस आए इंडिया में, उनकी डिटेल थी। नेक्स्ट दिखाओ। नेक्स्ट दिखाया कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल कितनी बार किया पिछले साल, वो भी था। कम मर गया डोमेस्टिक ट्रैवल। और मैंने कहा आपको कैसे पता है? कहता मैंने कहा मैंने तो आज तक अपने पैसे खर्चे ही नहीं है। मैंने किसने खर्च किया? मैं कहती इंस्टीट्यूट खर्च करता है। कहता टेलीफोन किसका देता है? मैंने कहा मेरा देता है। कहता तभी तो आपका नाम है वहां पर। 240 विजिट्स थी लास्ट ईयर मेरी, उसकी पूरी डिटेल थी, कहाँ गया, कहाँ से वापस आया। मैंने कहा मर गया ये भी, पूरी डिटेल डोमेस्टिक ट्रैवल की भी है, क्योंकि आपका फोन नंबर वहां होता है। नेक्स्ट सिखाया आपको एक चीज बताएं कि डीमोनेटाइजेशन में आपने कितने पैसे जमा कराए। क्या बताया? कहता आपको बताएंगे। दिखाइए। मुझे बताएगा कि आपने 2,40,000 रुपये जमा कराए, मैं 250 कमी कराए। कहता हूँ मैंने ये थोड़ी कहा आपने इतनी कराए। मैं क्या ये बैंक में कराए? मैं कहा मैं क्या आप झूठ बोलते हैं? कहते क्या? मैं कहा मैंने अपने अकाउंट में कराए नहीं, मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा कराए थे। कहते रुक जाइए, आपका वाइफ अकाउंट में आपका ज्वाइंट नाम था? मैंने कहा हाँ था। कहते इसीलिए आपका नाम भी आ रहा है और आपके वाइफ के नाम। आपके जो भी ज्वाइंट अकाउंट है उसकी दोनों की डिटेलें दोनों के अकाउंट में जाती है। कहता आपका नहीं, जिसका चाहिए उसका मैं आपका बताऊंगा, आप अपना पैन नंबर दीजिए, तब मैं आपको फोन कर दूंगा। कहते रहे ये तो सारी कह रहे मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया, मैंने नहीं कराया। सारे यही कहते हैं, ये सारे ही कहते हैं। फिर आपकी बीवी थी ना, तो बीवी ने पैसे ना रखे हो, ये तो हो ही नहीं सकता सर। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी जब पैसे निकले थे, हालांकि ऊपर से तो खुद अंदर से खुश थे, ऊपर से गालियां दे रहे थे कि इतने पैसे कहाँ संभालूंगा मैं। सर ऐसा नहीं है, सबने कराए, कोई कम कराए कोई ज्यादा कराए, कराए सबने। एक आदमी ने 660 करोड़ रुपए जमा कराए, 3 घंटे में 660 करोड़ की बिलिंग करी है, 2 लाख रुपए पर बिल। अगर उसकी टाइम एंड मोशन स्टडी करा ली जाए तो 3 घंटे में इतने बिल बन ही नहीं सकते हैं जितने उन्हें बना दिए थे। सबकी इंफॉर्मेशन है उनके पास। आप सोचो कि ये डिमोनेटाइजेशन फेल हो गया, ये तो अभी शुरू हुआ है, 6 साल और है, ये याद रखना। ये मोदी जी का जमाना है, अभी तो 18 लाख नोटिस गए हैं, अभी पता नहीं कितने जाते हैं। वो मुसीबत है कि इलेक्शन आ जाते हैं बीच में, इसलिए रुक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर है, कोई छोड़ेगा नहीं। और एक हाथ जोड़ के विनती है, फिर मैं अपना टॉपिक में आ रहा हूँ, मैं दोबारा ना बोलूँ। अपने कंप्यूटर्स को ठीक कर लीजिए। किसी का भी सर्च होगा आपके क्लाइंट का, आपका सर्वे होना जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शंस की है, मेरे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने कुछ नहीं करना, आपका कंप्यूटर आपके लैपटॉप के हार्ड डिस्क में सिर्फ ये देखने के लिए कितनी बार फिगर्स चेंज हुई। कोई चीज डिलीट नहीं होती, एवरीथिंग कैन बी रिट्रीव।
आप ये सोच लेना कि आपने बटन दबाया तो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं होता। जो चाहो वो उनके पास, उन्होंने 500 आदमी रखे हुए हैं इसी काम के लिए। सर मैं पहले बता रहा हूं, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी चीज अपने कंप्यूटर पे मत रखना, क्योंकि आपने ये अगर बैलेंस शीट चेंज करी 2 बार 3 बार तो क्यों चेंज करी आपसे पूछा जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाए। सीडी कितनी बार चेंज करी, क्या फिगर चेंज करी, आपसे पूछा जाएगा। आपके क्या अकाउंट्स हैं, आपसे पूछा जाएगा। अब फिर मुझे मत बताना हम क्लाइंट की बहुत सेवा करते हैं। मुझे याद है कि जब मेरे क्लाइंट को जो 9 तारीख थी, 8 तारीख को हुआ था 2016, मेरा ऑफिस लाइन लग गई थी। कोई कहता है मेरे पास 10 लाख है, कोई 20 है, कोई 40 है, 50, एक कहता है 1 करोड़, एक कहता है 10 करोड़ है, एक आया मेरे पास 100 करोड़ है। मैंने उससे एक ही चीज पूछी, जब फीस मांगते थे कहते काम ही नहीं चल रहा, जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तुम फीस मांग रहे हो। सर ये हमारे क्लाइंट हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं बताते, हम ही बेवकूफ हैं जो उनकी सेवा करते रहते हैं। कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें कि हमारे पास इतने पैसे, अगर फीस भी देते तो अगले साल देते। तो उसके बाद मैंने कहा भैया जाओ यहाँ से। 2-4 दिन बाद एक आ गया, 15 दिन के बाद, 15 दिन बाद बड़ा खुश में, क्या हो सर हो गया, क्या हो गया, कर लिया सर। मुझे कहा कोई बात नहीं, कर लिया, मैंने कुछ नहीं पूछा। कहता आपने करवाना है। ये हमारा क्लाइंट आके मुझे पूछता है आपने अपना काम करवाना है। ये हालत थी हमारी। सर 30% देकर लोगों ने ब्लैक मनी को ब्लैक करवाया। ब्लैक का ब्लैक ही है, तो व्हाइट नहीं हुआ है। किसी ने 40,000 का खरीदा, किसी ने 45,000 का खरीदा और किसी ने 50 का भी खरीदा है। खरीदा, ये घर में पड़ा हुआ है, क्या करेगा। मैं ये बता रहा हूँ सर, क्लाइंट के ऊपर विश्वास करना पूरा छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी खराब मत करिए। हमने बहुत हार्ड वर्क करके सीए बहुत मैं बता रहा हूँ, आज के अगर कंप्यूटर में कुछ भी मिला तो फंस जाएंगे। तुम कहोगे क्लाउड में भेज दिया, बारिश हो ना हो वो सब कुछ निकाल देंगे। मैं एक एक इंफॉर्मेशन निकाली है उन्होंने आपके कंप्यूटर से और लैपटॉप से। बंद कर दीजिए, गाड़ दीजिए, लेकर जमीन में उसके ऊपर लैंडमाइन बिछा दीजिए। आगे से क्लाइंट को बोलिए अपना लैपटॉप कंप्यूटर ले ले, मैं वहां चेंज कर दूंगा, मेरे यहां कुछ चेंज नहीं होगा। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत मुश्किल पड़ चुकी है और हमें बदनामी दे रहे हैं। हम क्या बदनाम करें, हमने बदनाम करे जा रहे हैं अननेसेसरी। करता वो है, हमारी मुसीबत है जब आ जाता है रोता हुआ, हम उसका काम कर देते हैं। हमें बताता थोड़ी है, मोस्टली चीजें बताता नहीं है और फिर हमारे पास आ जाता है, हम कर देते हैं। सर मत करना अपना, हम सब ये अगर कर लेंगे ना तो क्लाइंट भी सीधे हो जाएंगे। ये जमाना खतरनाक है और ये जमाना मोदी जी की वजह से नहीं कह रहा, ये कंप्यूटर का जमाना है। कोई चीज डिलीट नहीं होती, कोई चीज जाती नहीं है। और आपके कंप्यूटर में बारूद बना हुआ है, बारूद बना हुआ है। मेरे भी कंप्यूटर में बारूद था, मैं तो फाड़ तोड़ करके दे दिया, आगे से मैं कोई करता ही। वैसे तो 40 साल से मैंने कोई बैलेंस शीट साइन ही नहीं करी थी, लेकिन कोई भी चीज हो वो भी क्यों रखूं मैं गलत, हटा दिया। और मेरा अपना भी तो हो सकता है गलत। चौचुए खा के मैं तो हज में चला गया, 100 चूहे खा के खाया। आपने 98 खाए हैं तो 2 और खा लेना, उसके बाद मत खाना। मैं बता बहुत दिक्कत आने वाली है सर, बहुत दिक्कत आने वाली है। ये मैं बार बार आप सबको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि अपने बहुत मेहनत करके सीए पास करिए। इससे बड़ा मुश्किल एग्जाम कोई हो ही नहीं सकता है। और इतनी मेहनत करके अगर हमें यहाँ पर आके हमारी रुसवाई हो तो इससे अच्छा तो नहीं करें, कम खा लेंगे लेकिन गलत काम ना करें। अब जमाना चला गया, वो कंप्यूटर का जमाने की वजह से, वो और कोई बात नहीं। पहले तो हम पता नहीं क्या कागज निकलवाते थे, क्या डलवाते थे, सबको पता है। अब कुछ नहीं होगा, कमी बैक्स। तो मैंने कहा HUF जो है आप बना सकते हैं बाई गिफ्ट और बाई बिल, लेकिन और कोई तरीका HUF बनने का नहीं। मेरी बेटी मेरी HUF में को पार्टनर है। को पार्टनर का मतलब होता है शी कैन आस्क फॉर पार्टीशन। Member cannot ask for partition, but a co-partner can ask for partition. देखिए
जब भी एचयूएफ का पार्टीशन होगा, बेटी को उतना ही शेयर मिलेगा जितना बेटे को मिलेगा। ये रूल है, बेटी को कह रहा हूं, बेटी को उतना ही मिलेगा जितना बेटी चाहे 2005 से पहले पैदा हुई हो या 2005 के बाद पैदा हुई। बेटी मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, मैरिड बाद में हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी को पूरा हक मिलेगा। एक है, अगर बेटी की डेथ भगवान ना करे 2005 से पहले हो चुकी है तो कुछ नहीं मिलेगा, या फादर की डेथ 2005 से पहले हो चुकी है तो नहीं मिलेगा। अगर फादर 2005 को जिंदा था, बेटी पहले पैदा हुई है या बाद में हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी पहले हुई या बाद में हुई, बेटी को उतना ही शेयर मिलेगा जितना बेटे को मिलेगा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। बहुत लोग परेशान थे, मुझे कहते इसका मतलब है मेरी बहन जब मेरे फादर की पार्टीशन होगी शेयर लेके जाएगी। मैं क्यों घबरा रहा है, तेरी बीवी तो लेके आएगी, तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? खड़ा हो गया, सर बीवी एक है बहन दो है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहनों को मिलेगा इक्वल मिलेगा। अरे एक बात सुन लीजिए, ये सुनने वाली बात है, कौन कौन को पार्सल होते हैं? फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, बाय बर्थ। बाय बर्थ आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते। फादर की प्रॉपर्टी में बेटे का हक है, अगर उसका एचयूएफ है, फादर का एचयूएफ है तो बेटे का हक है, एचयूएफ है तो बेटे का, बेटे का भी हक है, और बेटे के बेटे का भी हक। 4 जनरेशन एचयूएफ में होती है को पार्षल लेफ्ट साइड में, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, और उसके 5वीं जनरेशन नहीं होती, फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड, ठीक है। 5 नंबर 4 नंबर नहीं बनेगा अगर 2 नंबर चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, जब तक 1 नंबर नहीं जाएगा 5 नंबर 4 नंबर नहीं बनेगा। 5 नंबर मेंबर है बट को पार्सलर मतलब वो पार्टीशन नहीं करा, उसको शेयर नहीं मिलेगा। तो इधर है 4, और राइट साइड में देखिए डॉटर, दैट्स ऑल। डॉटर के बच्चे नहीं, डॉटर के बच्चे अपने फादर की एचयूएफ के को पार्सलर है, डॉटर के बच्चे अपनी फादर की एचयूएफ में, नाना की प्रॉपर्टी में डॉटर के बच्चों का हक नहीं है, लेकिन डॉटर का हक है। मैं एचयूएफ की बात कर रहा हूं, डॉटर का उतना ही मिलेगा जितना बेटे को मिलेगा, लेकिन डॉटर के बच्चों को नहीं, डॉटर के बच्चों को नहीं, डॉटर के बच्चे फादर की एचयूएफ में जाएंगे। हाँ, डॉटर के बच्चे पार्टीशन नहीं करा सकते, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा तो डॉटर के बच्चों को अगर मां मर गई है तो वो शेयर मिलेगा, लेकिन वो पार्टीशन करा नहीं सकते। कराना कौन करा सकता है? पार्टीशन तो डॉटर करा सकती है, सन करा सकता है, ग्रैंडसन करा सकता है, ग्रेट ग्रैंडसन करा सकता है, वो करा सकता है, और बीवी भी नहीं करा सकती पार्टीशन, हालांकि कराती वही है। बीवी पार्टीशन नहीं करा सकती, लेकिन जब भी पार्टीशन होगा उसको इक्वल शेयर मिलेगा। शी कैनॉट आस्क फॉर पार्टीशन ऑफ HUF of her husband, but she will get the share equally whenever there is a, जब भी पार्टीशन होगा उसको शेयर मिलेगा। किसको मिलेगा? जो ओरिजिनल HUF की वाइफ को, कर्ता की वाइफ। मेरी बात सुनो, मेरे फादर की HUF है, मेरे फादर की वाइफ को मिलेगा, मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा। सपोज फादर की डेथ हो गई, मैं कर्ता बन गया, फादर की डेथ में मैं कर्ता बन गया, तो मेरी वाइफ को नहीं मिलेगा। नो नो नो, क्योंकि वो मेरी HUF नहीं है। मेरी HUF में मिलेगा, लेकिन मेरी फादर की HUF में सिर्फ मेरी मदर को मिलेगा और किसी को नहीं मिल सकता। Are you getting my point? मेरी HUF में मेरी वाइफ को मिलेगा, मेरे बेटे की HUF में उसकी वाइफ को मिलेगा, लेकिन मेरे की HUF में मेरे बेटे की वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। मेरी वाइफ को मिलेगा, मेरे बेटे को मिलेगा, मेरी डॉटर को मिलेगा, कि बेटे की वाइफ को नहीं मिलेगा। वाइफ को तभी मिलता है जब उसी के हस्बैंड की HUF हो। उसके हस्बैंड ने HUF बनाई हुई है, तो जब भी उस HUF का पार्टीशन होगा उसकी वाइफ को शेयर मिलेगा। और सुन लीजिए, मेरे फादर की HUF है, मैं अपनी HUF सेपरेट बना सकता हूँ, फादर की चलती रहेगी,
मेरी अपनी है, मेरा बेटा अपनी एचयूएफ बना सकता है, मेरे बेटे का बेटा अपनी एचयूएफ बना सकता है अगर उसकी शादी हो जाए और उसका लीनियर डिसेंडेंट। किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, ये लॉ है ना, कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता। मेरे फादर था, उसकी एचयूएफ थी, उसकी डेथ हो गई तो एचयूएफ चलती रही, लेकिन कौन बनेगा? मैं कर्ता बनूंगा। कौन बनता है? Who will be कर्ता? After the death of the father, who will become कर्ता? Who? Eldest? फिर सन आ गया। ये सन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो। Eldest child. Even a daughter can be a कर्ता of her father's age. Wife तो बन ही नहीं सकती, she is not a co-partner. Wife is only a member. She cannot be a co-partner at all. Wife बन ही नहीं सकती। वाइफ मैनेजर बन सकती है अगर फादर की डेथ हो गई, माइनर चिल्ड्रन है तो, इसलिए जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तब तक वो मैनेजर होती है, वो कर्ता नहीं होती। कर्ता चाहे कुछ भी नहीं करता, कर्ता फिर भी करता ही होता है। ये बात है, कर्ता होना जरूरी है। कर्ता कौन होगा? डॉटर कैन बी ए कर्ता, वाइफ कैन नॉट बी ए कर्ता। Wife, daughter can be a karta of my HUF, but daughter cannot be karta of her husband HUF. Are you noticing that point? वो मेरे HUF की कर्ता हो सकती है, अपने हस्बैंड की HUF की कर्ता वहां तो वाइफ हो, वहां नहीं हो सकती, मेरी HUF की हो सकती है। एल्डेस्ट चाइल्ड मैंने बोला, सन नहीं बोला, ये बाई कन्वेंशन है, लेकिन सारे डिसाइड करें तो एनी एडल्ट मेंबर कैन बी ए कर्ता। अगर सारे डिसाइड कर ले तो कि भाई हमने ये इसको नहीं ये बना दे, तो एनी एडल्ट मेंबर के कोई भी बना सकते हैं। मैं जरूरी बड़ा भाई हो, छोटा भाई भी बन सकता है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, बेटी ना बनना चाहे ना बने, कोई भी बन सकता है। एनी एडल्ट मेंबर, सारे डिसाइड कर ले तो एनी एडल्ट मेंबर। अदरवाइज बाई कन्वेंशन है तो एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट चाइल्ड। I can be a karta of my father's HUF. I can also be a karta of my own HUF. But I cannot be a karta of my son's HUF. मैं अपने बेटे की HUF का कर्ता नहीं होता, मैं अपने, क्योंकि HUF लीनियर असेंडेंट से नहीं बनती, लीनियर डिसेंडेंट से बनती है। मेरे फादर की HUF का मैं कर्ता हो सकता हूँ, मैं अपनी HUF का कर्ता हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की HUF का तो मेंबर ही नहीं हूँ, कर्ता कहाँ से? मेरा बेटा मेरी अपनी HUF का कर्ता हो सकता है, मेरे फादर की HUF का कर्ता हो सकता है, और मेरे HUF का भी कर्ता हो सकता है। तीन HUF का कर्ता हो सकता है। मेरा बेटा अपनी HUF बना ले, मेरी भी HUF चल रही है, मेरे फादर की HUF भी चल रही है, तीनों का कर्ता हो सकता है। मैंने बोला कर्ता हो सकता है, और मरने के बाद अगर एक को पार्सल बच जाए और एक कोई भी मेंबर हो, HUF कंटिन्यू करती है। मरने के बाद नई बनाने के लिए 2 को पार्टनर, मरने के बाद कम से कम एक को पार्टनर और एक मेंबर जरूर हो। अगर सिर्फ को पार्टनर रह गया, मेंबर नहीं है, तो फिर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आएगी, फिर तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। एक को पार्टनर, एक करता रहा, HUF चलती रहेगी। HUF नेवर डाइज, HUF मरती नहीं है, चलती रहती है जब तक आप चलाना चाहें। और जब भी आप बांटना चाहें तो कंप्लीट पार्टीशन होगा। पार्शल पार्टीशन HUF में अलाउड ही नहीं है। अलाउड है हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। तो आप कर लीजिए हिंदू लॉ में, करने के बाद इनकम वही टैक्स होगी HUF में। प्रॉपर्टी चाहे आप बांट लीजिए, लेकिन उससे जो इनकम आएगी किसको टैक्स लगेगा? HUF। पार्टीशन हिंदू लॉ में अलाउड है पार्शल, लेकिन इनकम टैक्स डजंट अलाउ पार्शल पार्टीशन आफ्टर 31st of December 1978। और जब भी पार्टीशन होगा, it will be per capita, per stripe between all the members। एक बार पार्टीशन हुआ तो कंप्लीट पार्टीशन नहीं हुआ। लोगों ने क्या किया है, पार्टीशन किया, फादर और सन ने तो पार्टीशन कर लिया और सबने अपनी अपनी HUF बना ली। कौन सी? स्मॉलर HUF। वो जमाने चले गए 1956 के बाद, लेकिन बनाते तो रोज है, रोज ही हमने HUF बना ली होती है। सब गलत है। आप HUF स्मॉलर बनाई, अगर मेरे फादर की HUF है, अगर पार्टीशन हुआ तो सब खत्म होगा। पहले मुझे मिलेगा, पहले पैसे बटेगा, मेरा और मेरे फादर, वाइफ एंड चिल्ड्रन में बढ़ जाएगा। जो मैं सन हूँ तो मेरे अपने बच्चों में बांटना पड़ेगा।
मेरा बच्चा अपने बच्चों में बांटेगा, वही जो प्रॉपर्टी का शेयर मुझे मिला, मुझे कितना मिलेगा पर कैपिटल। लेट्स से 2 बच्चे हैं, वाइफ है, फादर है, फादर की HUF है, पार्टीशन कर लिया, 1/4 फादर को चला जाएगा, 1/4 मदर को चला जाएगा, 1/4 मुझे मिलेगा, 1/4 लेट से दूसरे भाई को मिलेगा या डॉटर को मिलेगा, जो भी मेरा शेयर मेरे बेटों में बचेगा, मेरा जो उनको शेयर आएगा। और मेरे 3 बच्चे तो 1/4 जो मुझे मिला 4 से 1 16 मुझे रह जाएगा, 1 16 मेरे एक बच्चे को, एक दूसरे को और तीसरे को, फिर वो अपने बच्चों में बांटेंगे। कंप्लीट पार्टीशन अमंगस्ट ऑल मेंबर्स, उसे कंप्लीट पार्टीशन कहते हैं, नहीं तो पार्शल माना जाता है। लोग क्या करते हैं, एक जनरेशन का पार्टीशन कर लेते हैं, फादर एंड सन, नीचे वाला नहीं करते, लीगली अलाउड नहीं, लेकिन हो रहा है, डे इन डे आउट हो रहा है। जो हो रहा है करते रहना, किसी के गलत ना कर देना, लेकिन पुराने सब मारे जाएंगे। जो चल रहा है चलने दीजिए, ना उनको कुछ आता ना हमें कुछ आता, चलने दीजिए ना जो आता है। लेकिन मैं ध्यान रखना कि दिमाग में लॉ बनाना चाहिए, ये कंसेप्ट है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। HUF में सबसे बड़ी बात है क्यों बनाई जाती है। HUF बनाने का एक ही फायदा है कि हमें स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, 1,90,000 कुछ हज़ार रुपए का फायदा हो जाता है 10 लाख तक, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर 30% बच गया, पहले 2.5 लाख पे 75,000 बचा सर, बचा कि नहीं बचा। फिर अगले 2.5 लाख पे 5% लगता है तो 25% बचा, फिर अगले 5 लाख पे कितना लगता है 20%, तो 10% बचा। 10 लाख के ऊपर तो कोई फायदा ही नहीं, 10 के ऊपर बनाने का कोई फायदा नहीं, मुझे भी 30 उसको भी 30, क्या फायदा है, बनाना नहीं चाहिए। 10 के ऊपर जब इनकम आए तो आपस में बांट लीजिए। इनकम बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ सेक्शन 10(2) कहता है शेयर ऑफ ए प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। आपस में बांट लीजिए। आप बांटना अनइवन भी कर सकते हैं अगर सारे डिसाइड करें, सारा एक को दे दीजिए लेकिन सारे लिख के दे। हाँ, आप पार्टीशन करते हैं तो भी अनइवन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड एवरीबडी शुड एग्री, अदरवाइज इक्वल। तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटते जाइए, जो मिले बांटते जाइए, क्योंकि HUF की प्रॉपर्टी HUF के नाम नहीं लेनी चाहिए। जब आप HUF के नाम लेते हैं तो उसके अगेंस्ट ना लोन मिलता है, ना उसके अगेंस्ट कोई और फैसिलिटी मिलती है, और बेचना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो सोचते हैं कोई और को पार्सल खड़ा हो गया तो क्या होगा। इसलिए HUF के नाम वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी ना ही खरीदे तो अच्छा है, बेटर तो खरीद रहे हैं तो ये याद रखिए कि उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। पर HUF अपना सेपरेट इनकम कमा सकता है, लेकिन कमीशन नहीं कमा सकता, वो 31 मार्च वाली मैं 31 मार्च वाली कह रहा हूँ। जो रेगुलर इनकम है बिजनेस की वो तो कमा ही सकता है, तो अगर आप कंसाइनी स्टॉकिस्ट है, ये है वो है, तो कौन मना करता है, लेकिन वो कमीशन नहीं कमा सकता। HUF प्रोफेशन नहीं कर सकती, HUF प्रोफेशन नहीं कर सकता, ये भी नोट कर लीजिए। मुझे नहीं समझ में आया, हमारे इंस्टीट्यूट ने तो मना कर रखा है, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने पता मना नहीं किया, क्या दवाइयाँ बेच रहा था और साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, एक एग्जाम्पल दिखाई थी। हमारा इंस्टीट्यूट ये दिखा दोगे तो आपका वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। आपका पहले बता दो कि बिजनेस इनकम भी है मेरी और वो भी है, क्या प्रोफेशनल इनकम हो ही नहीं सकती, प्रोफेशनल वो अलाउ ही नहीं करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट तो नहीं अलाउ करता, मुझे नहीं पता मेडिकल काउंसिल का क्या रूल है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में अगर एक भी दिखा दी, आपको बता रहा हूँ जो ये करते हैं ना डेरिवेटिव का काम, ये फंस जाएंगे अपने नाम से करने। वो बिजनेस इनकम है और बिजनेस कर नहीं सकता। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर में, लेकिन आप डेरिवेटिव पुट एंड कॉल ऑप्शन नहीं कर सकते, और 90% कर रहे हैं। अपने नाम मत करिए सर, अपने नाम मत करिए, वाइफ के नाम कर लीजिए, बच्चे के नाम कर लीजिए, लेकिन अपने नाम नहीं कर सकते कॉल और पुट एंड कॉल ऑप्शन का। मेरा उसने एक दिन कर दिया, एक दिन मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा ले, मुझे नहीं करना चाहिए कुछ करना, ये कोई काम नहीं करना सर। ठीक है, मुझे पता है HUF की आप करता भी नहीं हो सकते अगर HUF बिजनेस कर रहा है। इफ HUF इज डूइंग बिजनेस यू कैन नॉट बी अ करता। You can be a karta if the HUF is not doing business, but if the HUF is doing business, you cannot be a karta. आप करता हो सकते हैं। मैंने को परमिशन मिली, मेरा वाइफ की डेथ हुई, मेरी वाइफ सब जगह पार्टनर थी, तो मैंने कहा आप पार्टनर नहीं बन सकते। कैसे नहीं बन सकता? इंस्टीट्यूट के पास एक रूल है, अगर अप्लाई कीजिए, इनहेरिटेंस की चीज़ हो
तो वो परमिशन दे देते हैं. सो आई गॉट परमिशन टू बिकम पार्टनर, नॉट टू अलाउ, मेरे को अलाउड नहीं है साइन करना, लेकिन मैं 6 फर्म में पार्टनर हूँ और बिजनेस की फर्म में. लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ माई वाइफ, बिकॉज देयर वाज नो अदर पॉसिबिलिटी, आई सेड आई हैव टू लीव द प्रोफेशन, अदरवाइज हाउ कैन आई लीव माई मनी. तो उन्होंने कहा ठीक है, परमिशन का एक रूल है, आप परमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट से इनहेरिटेंस के केस में, अदरवाइज प्लीज डोंट डू सच एक्टिविटीज. आजकल डिक्शनरी भी बहुत तेज हो गई है, वो जमाने चले गए, इसलिए मैं वो भी कह रहा हूँ कम करिए. गलत काम करना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटर पे है. सारा डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन आपकी सारी कंप्यूटर पे है, सब कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. कल आपका नाम पे आ गई, आपकी डिपॉजिटरी हुई और उसमें कॉल एंड पुट ऑप्शन हुआ तो क्या करो? इट इज द बिजनेस इनकम. आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं दिखा सकते, है ही बिजनेस इनकम. सो प्लीज फॉर गॉड से ये भी ध्यान रखना कि एचयूएफ कुछ भी कर सकता है, लेकिन एचयूएफ प्रोफेशन नहीं कर सकता, एचयूएफ कमीशन नहीं ले सकता. एचयूएफ आप बिजनेस कर सकता है, प्रोवाइडेड मनी है तो बिजनेस करिए, आप देखिए, उसको कोई मना नहीं है. एचयूएफ में आप सैलरी भी ले सकते हैं, बट आप नहीं ले सकते, आप कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि बच्चों अगर बिजनेस करें, नॉर्मल इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है. बिजनेस इनकम में एचयूएफ की आप कर्ता नहीं बन सकते, किसी और को बना दीजिए. मैंने क्या कहा 31 मार्च वाला एजेंसी बिजनेस में अगर वो एक्चुअल माल खरीदता है, पक्का आड़तिया हो, कच्चा आड़तिया नहीं. समझ में आ रहा मैंने क्या बोला? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पक्का आड़तिया और कच्चा आड़तिया. कच्चा आड़तिया 31 मार्च ही होता है, पक्का आड़तिया बना कोई दिक्कत नहीं है, पर बिजनेस है, दैट इज बिजनेस. अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप करता नहीं हो सकते, बाकी कोई भी हो, मुझे खुद ही करिए बिजनेस. एचयूएफ का मतलब ही इनकम कहाँ से कमाएंगे, यही तरीका है कमाने का. एचयूएफ डू एनीथिंग, बट एचयूएफ यू कैन नॉट. एनी अदर क्वेश्चन? एचयूएफ नहीं तो मैं यहाँ आ रहा हूँ 15-20 मिनट को टाइम दी तो परमिट मुझे यही किया गया. बताइए कोई चीज पूछना चाहते हैं एचयूएफ की, और या ये कोई विल के बारे में? एक चीज मैं आपको बताऊँ, विल करने का बहुत फायदा ये है कि विल के साथ आपकी प्रॉपर्टी मोटेट हो जाती है. आपको जाइए, डेथ हो जाए, विल लेके जाइए, मोटेट होगी, आपको कोई टैक्स वो नहीं देना पड़ता. हमारे यहाँ दिल्ली में तो है, और 50,000 रुपये मैक्सिमम है. गुजरात और बॉम्बे में अगर आपने बिल लिख कर दी है तो 50,000 रुपये दीजिए, बस सारे आपके कागज को चेक कर देंगे. हाँ, क्या कह रहे थे सर? 50,000 फीस है उसकी, रजिस्ट्रेशन फी फॉर दैट विल वगैरह, जो बाद में लेते हैं आपके म्यूटेशन करने के टाइम पे. प्रोबेट ना करिए सर. प्रोबेट तो कब हो? जब डिस्प्यूट हो. प्रोबेट में तो 4% लगा देते हैं हमारे दिल्ली में, 4% करंट वैल्यू. प्रोबेट नहीं होता, उसमें वो बिल से ही आप रजिस्टर करा लेते हैं. सर एचयूएफ का मेंबर प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो बिलिंग एचयूएफ में करा सकता है? एचयूएफ का प्रोफेशन कर ही नहीं सकता सर. प्रोफेशन कौन सा? 44AA वाले की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी नहीं कह रहा. 44 ADA. 44 वही ADA और ADA 44AA ही होता है. ADA 44AA ही होता है. कोई नहीं कर सकता. लो एचयूएफ नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशल अटेनमेंट इंडिविजुअल की होती है, एचयूएफ की थोड़ी अटेनमेंट है. आप कंपनी बना के कर सकते हैं वो बोला, लेकिन वो प्रोफेशनल सर्विस नहीं कर सकता. बाकी वो कंसल्टेंसी वगैरह जो मर्जी करे, कोई मना नहीं, वो मना नहीं है, लेकिन वो नहीं कर सकता. अरे अदर सर, तो विल में पूछ रहा हूँ, मेरे विल में बहुत चीजें हैं, लेकिन मेरे को टाइम कम है इसलिए पूछ रहा हूँ. विल रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन करा ले तो अच्छा रहता है. 2-3 एडवांटेज है. एक एडवांटेज तो विल का ये है, अगर रजिस्टर्ड है तो खोती नहीं है, क्योंकि वहाँ मिलेगी आपको रिकॉर्ड में. आपकी खोगे तो वहाँ तो मिलेगी. तीसरा, अथेंटिकेटेड मानी जाती है. अथेंटिकेटेड का मीन्स आपने रजिस्टर कराई तो होशाबाज में कराई, और वहाँ जाकर करानी पड़ती है. वहाँ पर जाके, और हमेशा विल में 2 विटनेस करा लीजिए, एक डॉक्टर हो और दूसरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर हो, तो बहुत अच्छा होता है. डॉक्टर कहता है कि ये साउंड माइंड का है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है मैंने सबको समझा दिया, इसका मतलब. पर यह ध्यान रखना, अपने नाम मत करा देना, आपको पता ही है क्या हुआ. चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत जरूरी है इस काम के लिए. लेकिन हाँ, कॉर्पोरेशन में आप बिल दिखाइए, हो जाता, कुछ नहीं देना पड़ता. सर प्रोबेट इसलिए नहीं मांगते, प्रोबेट तब मांगते हैं जब कोई झगड़ा हो. अगर डिस्प्यूट होगा तो आपको देंगे ही नहीं प्रोबेट. सर ऐसे नहीं मांगते, आपको पता ही नहीं है. सारे लॉ में लिखा प्लीज सेटिस्फाई. रूल ही नहीं. अब
अब तो ये भी रूल है कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए, इवन आपकी विल नहीं है, एफिडेविट दे दीजिए हम ये 4 लीगल एयर है, तो भी वो मान लिया जाता है, प्रोबेट करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है सर, तरीके हैं उसके, लेकिन प्रोबेट तो है क्योंकि डिस्प्यूट ना हो जाए। कोर्ट के पास जाओगे तो कहेगा डिस्प्यूट हो सकता है, कल कोई खड़ा हो गया तो क्या होगा, इसलिए वो मांगते हैं। कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कोटेशन कराने जाइए, विल दीजिए, हो जाएगा। साथ में सर एक आपने कहा था I can always relinquish my right in partition. relinquish करना कोई दिक्कत नहीं है, मेरा राइट है, मैं छोड़ता हूं। मेरा बाप मुझे नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अपने बाप को कह सकता हूं कि मैं नहीं देता, है नहीं? देखिए एक मिनट सर, अगर तो चिल्ड्रन मेजर है तो उनका राइट तो वैसे ही आ गया, अगर चिल्ड्रन माइनर है तो आपको याद होगा सर, मैं बताना नहीं चाहता, अब आप छेड़ ही रहे थे, छेड़ लेती है अपने होश आवास में। मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों को कुछ मत दीजिए, उतना दीजिए जितना उनको सेट करना है। भाई मेरा फर्ज है, बच्चों के लिए कमाता हूँ, बच्चों को सेट कर दीजिए, लेकिन बाकी अपने लिए इतना रख लीजिए कि ताकि दोबारा मांगना ना पड़े। A son is a son till he gets a wife. A daughter remains daughter throughout her life. ये सोच के चलना। बाकी ने मोटी दान की, अगर मोटी दान किया गलत। सर एक आपने कर्तव्य बताया था, I can relinquish my right. Relinquishment is not a transfer as per section 49. Minor can. Minor can. मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम्पल देना। हाँ कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ सर कि 2 मिनट आप उसके बाद लेंगे ना अपन, तो मेंबरशिप करने जाएंगे, अभी लंच के लिए जाएंगे, और एक 2 मिनट आपका पहले वेलकम करना लंच के बाद? चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं सर हम, क्योंकि सर जो है मतलब ये हाइट है सर की कि कल शाम को सर की फ्लाइट थी इंदौर के लिए, और सर का शाम को मुझे फ़ोन आया कि कीर्ति मैं नहीं आ पाऊँगा, किसी कारण से मैं फंस गया हूँ। मैंने कहा सर आना पड़ेगा, हमने मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर दिया है। तो सर ने कहा कि मुझे आना है, सुबह की फ़्लाइट बताओ। मैंने कहा सर 5:55 की है। बोले कीर्ति 3 बजे उठना पड़ेगा। मैंने कहा सर जैसा आप आदेश करें। हाँ, तो सर ने कहा कि 3 बजे मैं उठूँगा और मैं आऊँगा मेंबर्स के लिए, और विदाउट एनी ब्रेकफास्ट सर यहाँ पर जो है डेलीब्रेशन दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सर का जब वोट ऑफ थैंक्स हो तो कम से कम हम 5 मिनट के लिए यहाँ बैठे रहें। थैंक यू। सर तो क्या चीज पूछ रहे थे? सर मैं क्वेश्चन सर, हाँ चैरिटी पे आ रहा, बस 2 मिनट। सर 1 मिनट क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ कहाँ है? सर आपने बोला था कि जितने भी मेंबर्स हैं एचएफ के, जो एल्डर मेंबर उसको कर्ता बना सकते हैं, तो मेंबर की को पर्सन आपने मेंबर सर पूछा मैंने, इसलिए सर ओनली co-parcel can be करता if all the members so decide. तो co-parcel डिसाइड करेंगे। सेकंड चीज सर, एक ऐसा था कि जैसे एक को पार्टनर और एक मेंबर है, और को पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो पैसा किसको जाएगा एचएफ का? को पार्टनर और मेंबर है। 1 मिनट, एचएफ आया है, एचएफ है, को पार्टनर है और मेंबर है। अब सेक्शन 6 सुन लीजिए। अब तो बोलूं सर, इफ ए हिंदू मेल डाइज इन दिस स्टेट, मैं हिंदू मेल हूं और एचएफ का मेंबर हूं, मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ। पहले क्या होता था, ये बाई सक्सेशन जाता था कि जो रिमाइंडर है उनका, अब नहीं है। मेरा शेयर विल गो टू माई लीगल एयर ऑफ क्लास 1 इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। जितना भी मेरा शेयर उसमें था, अब तो आप तो कह रहे एक ही रह गया, अगर जितना भी मेरा तो 100% ही था उसमें, वो मेंबर था सर, वो तो मेंबर था, तो मेरा शेयर मेरे लीगल एयर को जाएगा, विच कैपेसिटी? इंडिविजुअल। अगर एचयूए में 3 को पार्टनर है, मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मेरा शेयर था, हैड देयर बीन ए पार्टीशन, तो जो मुझे मिलना था वो मेरे लीगल एयर को जाएगा इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन क्योंकि पार्टीशन पार्शल नहीं हो सकता, तो वो जो मेंबर्स होंगे वो टेनेंट्स इन कॉमन, वो क्या करेंगे? मेंबर रहेंगे, पार्टीशन नहीं होगा। पहले एचयूएफ इनकम कमाएगा, 1/3 इनको दे देगा, ये बांट लेंगे, बाकी पैसा 2/3 उनके पास ही रहेगा, क्योंकि पार्शल पार्टीशन नॉट अलाउड। लेकिन जो भी मरेगा अब वो जा तो विल करे अपने शेयर की,
अपने शेयर की, बाकी नहीं। अगर वो अपने शेयर की विल नहीं करता तो हिंदू सेक्शन एक्ट कहता है सेक्शन 6, हिज शेयर, व्हाट वुड हैव बीन हिज शेयर हैड ही बीन अलाइव, व्हाट वुड हैव बीन शेयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विल गो टू हिज लीगल हेयर इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये सेक्शन 6 कहता है सर, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सेक्शन एक्ट। आगे सर किन चीजों का बिल किया जा सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, Anything. राइट्स, देखिए टेनेंसी राइट का बिल नहीं होता है। इवन ऑब्लिगेशंस। देखिए ऑब्लिगेशन कोई बिल नहीं होती है। यहाँ तो पैसे ही मार जाते हैं, ये तो ऑब्लिगेशन बात भी करवा। सर देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आप मूवेबल इमूवेबल दोनों की बिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि वॉट एवर, डिटेल भी बता दीजिए अगर नहीं है, कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे डेथ के बाद इन लोगों को जाएगी एज ऑन दी डेट, जिस दिन मेरी डेथ हुई, मूवेबल। और आप ये भी लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टी इनको जाएगी और बाकी सबको जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशो में जाएगी। आप बिल कर सकते हैं। एक लाइफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट भी होता है। कई लोग ऐसे करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये जो घर है मेरा, ये मेरी बीवी को जाएगा, इसके ऊपर रहने का हक होगा लेकिन बेचने का हक नहीं होगा। जब तक मेरी बीवी जिंदा है ये प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी, उसके मरने के बाद बेटे को मिल जाएगी। तो ना बेटा बेच सकता है ना बीवी बेच सकती है जब तक बीवी जिंदा है, उसके बाद बेटे को मिल जाएगी। तो इसे लाइफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट कहते हैं। लाइफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट कि so long as she is alive, she has a right to live in that property, but she doesn't have a right to sell that property. She doesn't have a right to sell that property, but she can live in that property. जिंदा है, रहेगी जब तक है, उसके बाद किसी को देना, बेटे को दो, बेटी को दो, ये तो आपकी मर्जी है। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी नहीं हो सकती। देखिए मॉर्गेज नहीं हो सकती का कारण आप समझे, मॉर्गेज तो वही कर सकती है मेरा राइट होगा, मेरा राइट ही नहीं है उसमें तो मॉर्गेज क्या? मेरा राइट टू लिव है, राइट टू वो तो नहीं है ना। आई कांट सेल इट, मॉर्गेज नहीं होती, वो तो होती नहीं। आपको पता है ये तो चीजें, पॉइंट ये कह रहा हूं कि आप लाइफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली लोग यही करते हैं, बीवी को नहीं दें, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, कई जगह पर आपके स्टैंप ड्यूटी का रगड़ा है, तो स्टैंप ड्यूटी की वजह से कई बार आप नहीं करना चाहते कि बार बार। हमारे क्या हरियाणा और पंजाब में आप मानेंगे, गिफ्ट दे दीजिए अपने फैमिली मेंबर को, सिर्फ 2000 रुपये लगते हैं। हमारे दिल्ली में गिफ्ट दे दीजिए अपने फैमिली मेंबर को, 6% से लेकर 8% तक वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ उसके ऊपर वो स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो कौन गिफ्ट देगा? वहां तो अपने फैमिली मेंबर को सब दे देते हैं। हरियाणा और पंजाब पूरे में अलाउड है। आई डोंट नो व्हाट इज द रूल हियर, मैं 4% करंट वैल्यू का वो भी है जी, उसमें लिखता है वॉट एवर आई मे अर्न, वॉट एवर आई हैव। एक बार सुनो, मैंने अपनी विल कर दी अपनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर, कर दी, बड़ा खुश बेटा, और उसके पहले भेज दी। क्या कर लेगा मेरे बेटा? क्या कर लेगा बेटा? होगी तो लेगा ना, मैं बेच गया। आप बात को समझ रहे हैं क्या है? आई हैव ए फुल राइट। विल की वैलिडिटी तभी है जब मेरी डेथ होगी, और डेथ के पहले मैं जो मर्जी करूं। डेथ के बाद तो मेरी मर्जी है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, मैंने विल कर दी बेटे के नाम, भगवान ना करे, और बेटे की डेथ हो जाती है, प्री डेथ हो जाती है। तो उसमें पता क्या रूल है? अगर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई और उसके कोई बच्चे हैं तो मेरी चली जाएगी, नहीं तो वो वापस आ जाती है। ये भी लॉ है, ये भी लॉ है। कई विल में कई, आप इंडियन सेक्शन में 25 पढ़े ना, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग केसेस है। को-पार्सरी राइट कैन बी, लेकिन मेरे पॉइंट समझिए, मैंने कहा आप रेलिंक्विश कर सकते हैं। आपने पूछा कि अपना शेयर में रेलिंक्विश कर सकता, बाप से मैं नहीं लेना चाहता। बाप आपको पारगद्दी नहीं दे सकता एचयूएफ की प्रॉपर्टी की, लेकिन मैं कह सकता मुझे नहीं चाहिए। बाप अपनी प्रॉपर्टी की पारगद्दी दे सकता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी का, मेरे बाप बेटे का कोई हक नहीं है इसमें, मैं कर सकता हूं, लेकिन एचयूएफ में नहीं कर सकता। एचयूएफ इज नॉट बाय एक्ट ऑफ पार्टी, वो तो बाय लॉ हो गई। मेरा बेटा पैदा हो, कपूत हो या सपूत हो, मेरे एचयूएफ का मेंबर है, बात खत्म। उसका राइट है पूरा, अगर मैंने एचयूएफ बना दिया, पैदा होते ही राइट है। अगर स्टिल बॉर्न चाइल्ड है तो नहीं, पेट में भी मां के है तो भी उसका राइट है, अगर वो जिंदा पैदा हो गया।
यहाँ तक लॉ है सर HUF का। एनी चाइल्ड बॉर्न इफ इट इज कंसीव्ड बट स्टिल अगर पैदा हुआ तो नहीं है, जिंदा पैदा हुआ तो उसका हक है, उसका हक है। बेटे को आप निकाल नहीं सकते HUF से, अपनी प्रॉपर्टी का जो मर्जी करिए, HUF की प्रॉपर्टी में हर बेटे को लेना। ये भी नहीं हो सकता, कईयों ने ऐसे भी कर रखा है, फादर एक्स सन, फादर वाई सन, दो अलग अलग HUF बनाई, हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव HUF। एक ही HUF होगी, बेटे सारे आएंगे, उसके बाद ग्रैंडसन सारे आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो क्या हो रहा है वो बात की बात है। चलिए सर, मेरे पास जरा एक ये कहना चाहते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं मैं वो बोल देता हूँ। बताइए क्या, कौन सा इशू लेना चाहते हैं? समरी बता दें। ऐसा है सर, पहला तो पॉइंट ये है, दो सेक्शंस हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, एक सेक्शन 1023C और एक सेक्शन 11 and 12। ठीक है सर। 1023C में बेसिकली कौन आते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सर्टन रिनाउंड व्हाट यू कॉल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, जैसे गोल्डन टेम्पल। मैं बताता हूँ 1023C बेबी माफ है और सेक्शन 11-12 में भी माफ है। अब ध्यान सुनना, सेक्शन 1023C में कुछ क्लॉजेज हैं। सेक्शन 1023C क्लॉज, सब क्लॉज 3IAB, 3IAC, 3IAD, 3IAE, IV, वही रोमन V6-6A। जरा ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन 1023C सब क्लॉज 3IAD कहता है, IAD, इनकम ऑफ ए यूनिवर्सिटी or an educational institution not for making profit but imparting education shall be fully exempt. Income, if it is, shall be fully exempt if it is wholly or substantially financed by the government. Wholly or substantially financed by the government. Government means state or central government. Pehla point. Substantially means more than 50%. Grant comes from the government. इसकी इनकम पूरी की पूरी माफ होती है। यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई रजिस्ट्रेशन की, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है 85% 15% की, कोई रिटर्न भरने की भी जरूरत, रिटर्न क्या आया, रिटर्न भरने, कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। भाई चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट में कोई ऑडिट हो, वो अलग बात है, सोसाइटी एक्ट में वो नहीं। इनकम टैक्स कहता है हमें कोई ऑडिट नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लगती, इनकम पूरी एग्जेम्प्ट है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, रिटर्न इज मैंडेटरी, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, जो पहले नहीं था 16-17 से आ गया। हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंडेड है, चाहे होली या मोर देन 50%, उसको रिटर्न भरना जरूरी है, रिटर्न भरना। हालांकि इनकम उसकी पूरी एग्जेम्प्ट है, हम कोई कंडीशन नहीं कह रहे। नंबर 2, 3IAB के बाद AC, ये हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन meant for philanthropic purposes, not for making any profit, but for philanthropic purposes, income exempt है if wholly or substantially financed by the government. ये भी वही है, रिटर्न भरना जरूरी है बस। Sir, it should be every year or it should be in the every year, year wise, हर ईयर में उसकी सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, मोर देन 50। आगे थर्ड, income of a university or educational institution for not making profit but imparting education whose gross receipt does not exceed 1 crore. 3AE, whose gross receipt, medical institution who does not exceed 1 crore. अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, आपको कोई रिटर्न भरना, सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी है और कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है, कोई कुछ नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ रिटर्न भरना जरूरी है। सो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज है या 1 करोड़ से कम है, रिटर्न भरना तो जरूरी हो गया, बाकी कोई कंडीशंस आपके नहीं। लेकिन आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना पड़ेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा, आपके ऑब्जेक्ट एजुकेशनल होंगे, अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। मैं आ रहा हूं, अब आया आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, इंस्टीट्यूशन है, मैं बताता हूं, ये डिपेंड करता है सर, ये बड़ा कंफ्यूजन है,
ये डिपेंड करता है, ये देखिए, ये ट्रस्ट है, 1 इंस्टीट्यूशन, 2 इंस्टीट्यूशन, 3 इंस्टीट्यूशन, 4 इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, क्या 5 इंस्टीट्यूशन के आपने सेपरेट पैन नंबर ले रखे? अगर सेपरेट ले रखे और ये ट्रस्ट इसको दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को अलग अलग देना जाएगा, 5 को सबके पैन, सबकी रिटर्न अलग जाएगी। लेकिन अगर 5 को इकट्ठा कर रखा है तो रिटर्न तो एक ही जाएगी, और वहां तो ग्रॉस एसेट 1 करोड़ से। ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कई जजमेंट भी उल्टी सीधी आई हुई है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपका चार्टर अलग होना चाहिए। चार्टर मीन्स जो भी आपका है, 1 नंबर जो भी है, और उसका पैन नंबर अलग लीजिए। हर इंस्टीट्यूशन नहीं, गवर्नड बाई ट्रस्ट, पैसा वहां से आ रहा है, मेन बॉडी से आ रहा है। कौन कहता नहीं मिलता? कौन कहता नहीं मिलता? चार्टर बनाइए, पैन मिलता है, आप बना लीजिए चार्टर और पैन मिलेगा आपको, और लिखेगा फंडेड बाई दैट कलर। एसएससी का मैंने अलग कह दिया, मैं तो अलग कह दिया, और मैंने कहा उसका चार्टर अलग, अलग पैन लिया उसने अलग। सर इंस्टीट्यूशन ही अलग हो जाता है वो है जी, तो डिफरेंट एसएससी कह रहा हूं। अरे कंट्रोल बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। अरे हमारे यहाँ डीसीएम फाउंडेशन है, उसके अंदर श्री राम कॉलेज है, कमर्शियल स्कूल है, लेडी श्री राम कॉलेज है, कई कॉलेजेस हैं, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, सबका अलग अलग पैन है, लेकिन मेन पैसा वहां से आता है, कोई बात नहीं, उनके अलग अलग। अगर रजिस्ट्रेशन एक है, पैन एक है, तो फिर वो मान क्लियर हो गया। आगे चले। हाँ जी, एनी रिसीट, whether donation or anything, gross receipt, whether fees or anything else, donation, anything, should not exceed 1 crore. है जी? Everything, what is corpus? अभी रुक जाइए, अब जरा ध्यान से सुनना, 11-12 और 1023C में क्या फर्क है? नंबर 1, 1023C में कॉर्पस डोनेशन माफी नहीं है जी, नहीं माफ है। अगर आप 6 में 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम वालों को कुछ नहीं कह रहा, या यूनिवर्सिटी वालों को क्या, उनको देता कौन है डोनेशन? कॉर्पस देता कहाँ है? मेरी बात सुनिए, मेरा 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, मैं यूनिवर्सिटी वो नहीं हूँ, गवर्नमेंट एडेड, तो कॉर्पस डोनेशन फुल्ली टैक्सेबल है, मुझे 85% और 15% करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 12A में रजिस्टर्ड हूँ तो 11(1)D में कॉर्पस डोनेशन fully exempt है if there is a specific direction that it will form part of the corpus। 11-12 में माफ है, 1023C में कॉर्पस माफ नहीं है, बिल्कुल माफ नहीं है, उसको 85-15 करना ही पड़ेगा। पहला रूल बता दूं, कॉर्पस डोनेशन कौन से सेक्शन में माफ है सर? 11(1)D, 1023C में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, कभी मत सोच लेना कॉर्पस डोनेशन यहाँ है। अगर आपको 11-12 में रहेंगे कॉर्पस डोनेशन माफ होगी, बट डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम डोनर। आप कहीं लिख लेते हैं, हुंडियों पे लिख देते हैं कॉर्पस डोनेशन, वो कहता है डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम द डोनर। डोनी क्या थोड़ी कह सकता है कि मैं कॉर्पस के लिए, कईयों ने रसीद छपवा रखी है, कॉर्पस डोनेशन बिल्कुल गलत है, वो कॉर्पस नहीं है। आप उस रसीद में जहां लिखा ना कॉर्पस, उसके नीचे उसके साइन करा दीजिए, यस फॉर कॉर्पस। डायरेक्शन शुड कम फ्रॉम हूम? डोनर। या तो उससे चिट्ठी लीजिए या उससे डायरेक्शन लीजिए। डायरेक्शन कैसे लेंगे? वो रसीद डायरेक्शन नहीं है, रसीद तो आपने लिखवा रखी है कॉर्पस, जहां लिखा है कॉर्पस उसके नीचे उसके से यस कर दीजिए और उससे साइन करवा, वो कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस माफ है, लेकिन कॉर्पस भी कई तरह का होता है। एक कॉर्पस जनरल कॉर्पस होता है, एक कॉर्पस स्पेसिफिक कॉर्पस होता है। स्पेसिफिक कॉर्पस होता है, आपको डोनेशन दिया गया कि ये कॉलेज बनाना है, ये कंप्यूटर खरीदने हैं, ये एसेट बनानी है, उसे स्पेसिफिक कॉर्पस कहते हैं। एक जनरल कॉर्पस होता है, आपको दिया गया जो मर्जी कीजिए, ये पैसा आपका है। कॉर्पस 2 तरह के सर, एक स्पेसिफिक, एक जनरल। एक बार ऐसा भी दिया जाता है कि आपको कॉर्पस दे दिया गया 2 लाख रुपए, इसमें से आपको क्या देना है? स्कॉलरशिप देनी है। उसमें कॉर्पस की स्कॉलरशिप नहीं होती, उससे जो इनकम आती है उसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा पॉइंट समझिए। कॉर्पस 2 तरह के, एक होता है कॉर्पस जो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कॉर्पस।
स्पेसिफिक मीन्स इस पर्पज के लिए खर्च करना, वो भी माफ है 11(1)(d), लेकिन आपको उसी खर्च पे करना। एक होता है जनरल कॉर्पस, क्या आपको बोला गया आप जो मर्जी कीजिए, कॉर्पस है, कैपिटल फंड। व्हाट इज कॉर्पस? कैपिटल। किसे किया जाता है कैपिटल फंड यूज? फॉर आइदर बैंक में रखेंगे या कोई एसेट खरीदेंगे। आपको एक्सपेंसेस के लिए कॉर्पस थोड़ी खर्च करते हैं। आप जब से अपने बिजनेस शुरू करते हैं एक्सपेंसेस के लिए थोड़ी करते हैं, तो एसेट क्रिएट करते हैं, करिए। एक होता है कॉर्पस दिया गया, लेकिन कॉर्पस की इनकम के बारे में बोला गया कि आपको ऐसे यूज करेंगे, तो कॉर्पस तो आप माफ कर लेंगे, लेकिन जो इनकम आएगी उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसको आप कई बार ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने कॉर्पस दिया 4 करोड़ रुपया, इसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी कॉर्पस माना जाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं। वो कॉर्पस वो उसको स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। 4 करोड़ के ऊपर जो इंटरेस्ट आया, अगर उसमें आपने डायरेक्शन दे दी दिस विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस, तो वो इंटरेस्ट भी कॉर्पस मान लिया जाएगा, इसको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जनरल कॉर्पस में बोला नहीं गया कि इसकी इनकम का क्या होगा, तो फिर आपको अप्लाई क्लियर हो रहा है सर पहले कॉर्पस की। अब एक और है सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में अगर लिखा हुआ है कि अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं और आप यूज नहीं कर सके मनी किसी भी कारण, एक कारण होता है कि सर मेरे को इनकम आई नहीं, तो आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि आई विल स्पेंड दिस इनकम इन द ईयर इन विच आई रिसीव और ईयर फॉलोइंग दैट। जैसे मेरे पास मैंने 5 साल के लिए FDR बनवा ली, 5 साल की इनकम अक्रू तो होगी, मिलेगी तो है नहीं, तो मैं लिख के दे देता हूँ कि ये जितना इंटरेस्ट आएगा आई विल स्पेंड दिस इनकम ईयर इन विच आई रिसीव 5th ईयर और 6th ईयर उसके बाद। और दूसरा होता है फॉर एनी अदर रीजन आई कुड नॉट स्पेंड द मनी, आई कैन गिव एन अंडरटेकिंग आई विल स्पेंड इट नेक्स्ट ईयर। फॉर्म 9A भर के देना पड़ता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल है, लेकिन ये सिस्टम 1023C में है ही नहीं। 1023 में कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अगले साल खर्च करूंगा, है ही नहीं, उसको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये गलत ना कह देना कि 1023 में ऐसा कुछ है ना। 1020 में एक ही चीज कॉमन है 15%, कि 15% माफ, 15 के ऊपर आपको एक्यूमुलेट करना है। वहाँ यहाँ पर भी है 15% माफ, 15 के ऊपर आपको एक्यूमुलेट करना है। लेकिन यहाँ 2 एडवांटेज हो गए, कॉर्पस डोनेशन फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड सेकंड यू कैन पुट ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर और द ईयर इन विच आई रिसीव इट। क्लियर हो गया सर पहला ये पॉइंट, ये कॉर्पस 15%। जो बैलेंस है सर उसमें लिखा है सेक्शन 11(2) विल बी एप्लीकेबल। 11(2) का मतलब अनलिमिटेड कहीं नहीं है, 11(2). एक और सुन लीजिए, 1023C में अप्रूवल होता है और सेक्शन 11(12) में रजिस्ट्रेशन होता है। वो अप्लाई करते हैं फॉर्म 10 और वो फॉर्म करते हैं 56 में अप्लाई करते हैं। पहले 56D होता था, अब उसका नाम 56 कर दिया। ये अप्रूवल है, ये रजिस्ट्रेशन। 56 में अप्रूवल लेने के बाद सेक्शन 11(13) के जो प्रावधान है वही लागू होंगे। मैंने कहा कौन कह रहा है 11 के लागू होंगे? कम लागू होंगे। 11(1)(d) कहाँ लागू हो रहा है? अरे वो एक्सप्लेनेशन कहाँ लागू हो रहा है? 15% वाली बात सिर्फ 15%। यार देखो मैंने अभी बोला सिर्फ 15% वाला प्रोविजन लागू है, बाकी ऑडिट वो तो दोनों में कंपलसरी है, लेकिन वो वाली एक्सप्लेनेशन कि अगले साल खर्च करूंगा नहीं लागू होता। वो वाली एक्सप्लेनेशन कॉर्पस डोनेशन माफ है नहीं लागू होती। तीसरी चीज डिफरेंस क्या है, अगर आप 11-12 में हैं तो रिटर्न भरते हैं तो ए कह सकता है कि आप ऑब्जेक्ट गलत है ये है और आपको डिसअलाउ कर सकता है सेक्शन 11-12 का अगर आपने अप्रूवल है। लेकिन अगर आप अप्रूवल में हैं 1023C में ये रिफ्यूज ही नहीं कर सकता एग्जामिशन। अगर उसको एग्जामिशन रिफ्यूज करनी है तो वो लिख के देगा उस अथॉरिटी को जिस अथॉरिटी ने परमिशन दी थी, काइंडली विड्रॉ हिज रिकॉग्निशन अप्रूवल, और विड्रॉ होगा तो टैक्स लगेगा, नहीं तो लगा ही नहीं सकता। ये प्रोवाइजो रखा है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। कोई फायदा नहीं है 11-12 का, सिर्फ 1023 का इतना ही फायदा होता है। अच्छा 1023 सिंगल ऑब्जेक्ट है एजुकेशन या मेडिकल, वहाँ पर तो आप मल्टीपर्पज ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और 1023 में सारे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई लोग 1023 इसलिए लेना चाहते हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ज़्यादा वो उसमें डीप में जाएंगे नहीं,
लेकिन उनको लगता है डीप में जाएंगे नहीं। वो बस इतना ही फर्क है, एओ के पास पावर नहीं डीप में जाने, एओ के लिख के देगा। बट ये मेजर दोनों के डिफरेंस है। आगे तो जो भी है फायदा। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना है? एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? और बोलो चैरिटी में क्या बोलना है, मैं बोल देता हूँ। अब ये पॉइंट एक बड़ा मुश्किल पड़ गया है और मैं बड़ा तंग हूँ। हमने तो कर दिया नई लॉ में, नए लॉ में तो हमने कर दिया एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 1 year विल बी टेकन एज द एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नए लॉ में कर दिया मैंने। पुराने लॉ में क्या है सर, लागू तो हो जाना चाहिए था लेकिन क्रेडिट हमें देना नहीं चाहते, इसलिए कुछ बेनिफिट पहले आपको दे देंगे फिर लागू हो जाएगा। डोंट वरी, लागू होगा। और लागू इतनी जल्दी होता भी नहीं है सर, अभी तो टाइम लगेगा। पर मैं जो बता रहा हूँ, जो पूछा, क्या पूछा था आपने? ओवर। देखिए, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट की 164 ITR, जिसमें लिखा एक्सेस एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद लाइन लग गई। मातृ सेवा ट्रस्ट की जजमेंट है, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन की जजमेंट है, गुजरात ट्रस्ट की जजमेंट है। 15 जजमेंट है जो आपके फेवर कि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ 1 year कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बट आपके रिटर्न में कोई कॉलम ही नहीं है, आपके रिटर्न में कोई कॉलम ही नहीं है, वो देना नहीं चाहते। हमने उनको बताइए कहाँ पर अगेंस्ट है, वो भी नहीं है, कहते कर हम नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहा है। लेकिन उसके तरीका यही है, जो फॉर्म 10B है ऑडिट वाला, वहाँ आप डालिए और फिर उसको एप्लीकेशन मानकर अगले साल इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, अगले साल एप्लीकेशन। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, वो कोई उन्होंने कॉलम प्रोवाइड ही नहीं किया है। लेकिन एक फायदा कर दिया है, आपको पता है एक फायदा क्या किया है? पहले 15% ऑफ द इनकम लेना पड़ता था। कौन सी इनकम? नेट इनकम के ग्रॉस, और तो अब किया है ग्रॉस, पहले नहीं था। पहले तो इनकम का डेफिनेशन होती है आफ्टर एक्सपेंडिचर, लेकिन वो बेवकूफों ने कर दिया। हम बहुत खुश हैं, ग्रॉस रिसीट का 15% कर दिया। सो अब तो क्लियर है, उसने डाल दिया 15% ऑफ ग्रॉस रिसीट, तो आप 15% ग्रॉस रिसीट का ले सकते हैं। किसकी जी? 1023C में रिटर्न तो जाती है, क्यों नहीं है? सब पावर है। सिर्फ एक लिखा है, he cannot withdraw exemption, he will have to give the benefit of exemption if he is not satisfied, if he feels that he is not carrying on an object for which it was found or misusing the fund, he will have to write to the authority who had given the exemption कि kindly withdraw it। इतनी देर इंतजार करेगा। जी हाँ, वो विड्रॉ करवाएगा फिर आपके लिए इनकम बनाएगा। हाँ जी, तो वही बोला, यही डिफरेंस है बस 23 और उसमें। सर एक बार विड्रॉ हो गई ना तो 150 TD लग जाएगा, और TD में क्या होगा? पूरी की पूरी एसेट की करंट वैल्यू निकाल कर लायबिलिटी लेस कर 30% टैक्स लगेगा। करेगा नहीं ना, वेट करेगा। वो लिख के रिपोर्ट बनाकर भेजेगा कमिश्नर को। सब ऐसे करते हैं असेसमेंट को, उसका एक्सटेंशन मिल जाता अपने टाइम का, और वो फिर जवाब लेते। नहीं मिलेगा तो 155 में खोल देगा। उसके बाद पावर है। प्लीज फॉर गॉड से ये ध्यान रखना कि आप प्रोवाइजो देखना 143(3) का, आपको प्रोवाइजो में समझ में आ जाए। प्रोवाइजो में क्लियर कट लिखा है कि he cannot refuse exemption. If he has to refuse the exemption, he will have to write to the authority who had granted that exemption to kindly withdraw the approval. And if they withdraw the approval after hearing the person, then he will not give exemption. और एक बार कैंसिल कर दिया, विड्रॉ हो गया, तो आगे क्या होगा सर? सर उसने लिख के नहीं भेजा तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो रेफर ही नहीं किया तो कुछ कर ही नहीं सकता। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल, और सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का प्रोवाइजो पढ़ना आप अपने। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। पता सर, आई एम आल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अदरवाइज सर आपका लंच ही नहीं हो पाएगा। यस सर, यस सर। हाँ जी, सर ऐसा है, आपके पास जजमेंट है ना, आप उसको लिखेंगे जजमेंट, उसको लिखने से जो मर्जी हो,
अब जजमेंट से लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन कैरीड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर इस रिपोर्ट में। अगली बार जब रिपोर्ट बनाएंगे उसको एप्लीकेशन मानेंगे, लास्ट ईयर एप्लीकेशन। अब वो लड़ेगा ना आपसे, लड़ेगा तो आपके पास सपोर्ट 13 जजमेंट है, एक जजमेंट नहीं है, 13 जजमेंट है एक्सेस एप्लीकेशन। लेकिन वो तो मान नहीं रहे। तो मैं बताऊं, मैंने तो कई बार वैसे एक बताओ फॉर्म 7 है कौन सा? ठीक, आप मुझे बता दीजिए इनकम टैक्स कैसे करें। आप कह रहे हैं इतनी बातें, कोई बता दे मेरी रेंट की इनकम है, मैं टैक्स देना चाहता हूं, तो किस तरह दूंगा? 30% रिडक्शन दोगे कि एक्चुअल रिपेयर दोगे? बताइए क्यों एक्चुअल दोगे? 30% मिलना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स करना है तो सेक्शन 24 में जाना, 22 में जाना पड़ेगा। कैपिटल गेन कमाया, इंडेक्स करोगे नहीं करोगे? कहां लिखा है? इंडेक्स तो तब करते हैं जब कोई कमर्शियल हो, ये तो चैरिटी वाला है, इसमें इंडेक्सेशन का सिस्टम ही नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको करना है कमर्शियल सेंस में, जब टैक्स देना है तो आपको करना है इनकम टैक्स के हिसाब से। उनको भी पता नहीं है, तो मैंने कहा क्या करना, कहते चलने दोनों जैसे चल रहा है। कहते दे तो रहा नहीं कोई टैक्स, सारे ही अप्लाई कर देते हैं या एप्लीकेशन दे देते हैं 11(2) में। लेकिन जो हमने किया मैं बता नहीं सकता, आपको लगेगा थोड़ा अगेंस्ट जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ ही हो गया। वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, वहाँ इनकम टैक्स के एक्ट में आएगा ही नहीं चैरिटी। अलग लॉ, अलग उसकी इनकम कैलकुलेट होगी, अलग ही टैक्स लगेगी। उसमें ये 5 हेड्स ऑफ इनकम नहीं होंगे, उसमें 5 हेड्स होंगे ही नहीं। सेपरेट हेड ऑफ इनकम चैरिटी और उसका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो आया जो खर्च किया, बाकी टैक्स थोड़ा सा वो अलाउड है जो बता आने दीजिए, वो तो भी आएगा। होगा सर, होगा, टाइम लगेगा, हमने भी तो मेहनत करी है, लेकिन कई पॉलिटिक्स होती है। अब पर्सन बदल गया, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो यही हो गई। कोई बात, वेट करिए, शायद हमारे अपने आ जाए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।